इसी दौरान रेड पैलेस में लड़ाई जारी थी। सारे वर्कर्स प्रिंसिपल वैन डाइक की मदद करते हुए ब्लरडॉथ को मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हालात बेहद मुश्किल थे। वजह साफ थी, ज्यादातर लोग बूढ़े थे और उस राक्षस की रफ्तार और ताकत का साथ देने की स्ट्रेंथ उनमें नहीं थी। रेड पैलेस में काम करना एक बात थी, लेकिन असली लड़ाई बिल्कुल अलग। वे अब तक जिंदा सिर्फ इसलिए थे क्योंकि दो लोगों के पास बैरियर पावर्स थी। हमले की अगुवाई खुद प्रिंसिपल वैन डाइक कर रहे थे। वही प्राइमरी डैमेज डीलर थे। ब्लरडॉथ को असल नुकसान पहुंचाने की ताकत सिर्फ उन्हीं में थी, लेकिन वे अकेले थे और इतने पावरफुल नहीं कि उस बीस्ट को पूरी तरह खत्म कर सकें। हालात बेहद नाजुक थे और वहां मौजूद लोग लिटरली अपनी आखिरी हिम्मत पर टिके हुए थे। क्या सारे स्टूडेंट्स यहां से निकल चुके हैं? वैन डाइक ने पूछा। ऐसा ही लग रहा है, एक वर्कर ने जवाब दिया। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। वह इस भयानक बीस्ट से लड़ने के लिए बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं था, फिर भी उसने स्टूडेंट्स और अपने साथियों को बचाने के लिए सब कुछ झोंक दिया था। उस आदमी का नाम लूक येरा था, वही जिसके पास बैरियर जनरेटिंग ब्रेन क्रिस्टल पावर थी। बहुत लोग उसे जानते थे क्योंकि वह येलो पैलेस की कैफेटेरिया में काम करता था। स्टूडेंट्स उसे उसकी चीयरफुल पर्सनैलिटी और जेंटल नेचर की वजह से बहुत पसंद करते थे। कभी कभी वह उन्हें फ्री स्नैक्स भी दे दिया करता था, लेकिन इस वक्त उसमें उसके पुराने स्वभाव का एक भी अंश नहीं बचा था। लड़ाई में वह एक लिविंग शील्ड बन चुका था, पूरा फोकस सिर्फ अपने एलाइज को बचाने पर। ब्लेयरडॉथ अचानक डैश किया और उसके पीछे पॉइजनस मिस्ट की एक ट्रेल छूट गई, इतनी खतरनाक कि जो भी उसमें फंस जाए उसकी मौत तय थी। बीस्ट की पूरी अटेंशन वैन डाइक पर थी क्योंकि वही सबसे बड़ा थ्रेट थे। ब्लरडॉथ उससे डरता नहीं था, उसकी फर लो टेम्परेचर्स को झेल सकती थी और उसकी रॉ स्ट्रेंथ वो मियाज़मा वैन डाइक की बनाई हर आइस को तोड़ सकती थी। फिर भी उसे उम्मीद नहीं थी कि इंसान इतना स्ट्रांग होगा और उसे वैन डाइक व बाकी लोगों से लड़ने में भारी दिक्कत हो रही थी। क्रीचर स्मार्ट था क्योंकि हेनिएट उसे कंट्रोल कर रहा था। उसने तुरंत समझ लिया कि वैन डाइक का पिछला अटैक वन टाइम यूज था। उसे यह भी महसूस हो रहा था कि आदमी के मैना रिजर्व्स लगभग खत्म होने वाले हैं। ब्लरडॉथ की डैश को अपनी ओर आते देख प्रिंसिपल वैन डाइक ने अपनी जबरदस्त ताकत से खुद को उछालते हुए उसके बाएं हिस्से की तरफ मूव किया। एक ही स्मूथ मोशन में उसने अटैक डॉज किया और साथ ही अपनी स्वॉर्ड से बीस्ट के साइड पर वार कर दिया। क्रीचर घूमता हुआ रुका और अपने पीछे के पैरों के क्लॉज जमीन में गड़ा दिए। वैन डाइक ने यह सब देखा, लेकिन वह बीस्ट जैसे इनह्यूमन फीट्स नहीं कर सकता था। अगले ही पल ब्लरडॉथ ने उसे अपने नीचे दबा लिया और फ्रंट पॉज से जबरदस्त वार किया। वैन डाइक उड़ते हुए एक पेड़ से टकराया, जो इम्पैक्ट की वजह से टूट गया। वह मरा नहीं, येरा ने आखिरी पल में उसे बचा लिया। बैरियर ने उसकी जान तो बचा ली, लेकिन पेड़ से टकराने का झटका रोक नहीं पाया। वैन डाइक जमीन पर गिरा और अनकॉन्शियस हो गया। यहीं बात खत्म नहीं हुई। ब्लरडॉथ ने उसकी ओर देखा। क्रीचर के चेहरे पर अजीब सा एक्सप्रेशन था। जिसने भी देखा कसम खा सकता था कि वह स्मग स्माइल थी। टाइड धीरे धीरे उस बेहोश आदमी की ओर बढ़ने लगा, बाकी वर्कर्स के कमजोर अटैक्स को पूरी तरह इग्नोर करते हुए। जब बीस्ट उस आदमी से लगभग 2 मीटर दूर था और उसे मारने ही वाला था, तभी उसकी पीठ में तेज चुभन हुई। उसने पलटकर देखा और सामने खड़ी थी एक रेड हेयर्ड औरत, चेहरे पर मैसिव ग्रिन लिए। आज तो बिग गेम है, फियर्स लायनेस ने कहा। उसकी पोज कमाल की थी, आर्म्स क्रॉस्ड, स्वॉर्ड बाईं तरफ और आंखों में शिकारी की चमक। उसने बीस्ट की ताकत देख ली थी, लेकिन उसके कॉन्फिडेंट लुक से साफ था कि वह ज्यादा इंप्रेस्ड नहीं थी। आखिर वह थी कौन? एट्रियम नेशन की स्ट्रॉन्गेस्ट मर्सनरी, जिसके पास एक इंसेन पावर थी, वह ड्रैगन में बदल सकती थी। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वह अनस्टॉपेबल थी। साइज, स्ट्रेंथ, स्पीड, मैना सेंसिटिविटी, सब कुछ उसके ब्रेन क्रिस्टल पावर की वजह से कई गुना बढ़ जाता था। वह फायर ब्रीथ कर सकती थी और पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकती थी, जहां वह काफी हद तक ह्यूमन दिखती रहती थी। कई लोगों को यह पावर ज्यादा स्ट्रांग नहीं लगती थी, लेकिन उसके ऑलरेडी क्रेजी फिजिकल स्टैट्स के साथ मिलकर वह थाइड से भी ज्यादा खतरनाक बन जाती थी, एक लिविंग नाइटमेयर। इसका मतलब था कि वह रेंज्ड अटैक्स में भी डेडली थी और क्लोज कॉम्बैट में भी। ऐसा लगभग कुछ भी नहीं था जिसे वह हंट न कर सके। फियर्स लायनेस बीस्ट की ओर डैश की। लड़ने के लिए उसने पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन चुना और ड्रैगनॉइड फॉर्म में आ गई। उसकी स्ट्रेंथ और स्पीड कई गुना बढ़ गई। फायर ब्रेथ भी मिल गई
और सोर्ड के साथ वह एक चलती फिरती डेथ मशीन बन चुकी थी। बीस्ट ने खतरा महसूस कर बाईं ओर डाइव किया, लेकिन देर हो चुकी थी। फियर्स लायनेस ने सीधे उसके पैर काट दिए। ब्लरडॉथ दर्द से चीखा और खून का सैलाब बह निकला। वुमन सावधानी से खून से बच रही थी। उसे पहले ही बताया गया था कि इन क्रीचर्स के अंदर पैरासाइट्स होते हैं। वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए ब्लड से ऐसे बच रही थी जैसे प्लेग हो। इसी दौरान हेनिएट गुस्से से दहाड़ा, लड़ाई देखते हुए और अपने एवतार को बचाने का तरीका ढूंढते हुए। उसे ब्लरडॉथ को चलाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसका प्राइड उसे भागने नहीं दे रहा था। आखिर बीस्ट ने न जाने कितने इंसानों को मारा था और पूरे जंगल को सब्जुगेट किया था। ये इंसानी औरत क्या ही कर लेगी। ब्लरडॉथ ने पॉइजनस मयाज़मा छोड़ा, लेकिन फियर्स लायनेस के मुंह से निकली आग ने सब कुछ जला डाला। येरा ने बाकी लोगों के सामने प्रोटेक्टिव बैरियर बना दी। उसी पल बीस्ट को याद आया कि उस डरावनी औरत के अलावा वहां कम से कम 10 इंसान और भी है म्यूजमेंट से देख। वहां पहले ही यूजमेंट से इस डिसअपॉइंटिंग फाइट से बोर्ड हो चुकी थी। उसे लगा था बीस्ट उसे एंटरटेन करेगा, लेकिन वह द स्ट्रांग निकली। मर्सनरी लीडर ने मैन चैनल करना शुरू किया, इतना कि किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। प्रिंसिपल तक इतना मैनो wield नहीं कर सकता था। वह क्रीचर और उसके अंदर मौजूद पैरासाइट्स सब कुछ जलाकर खत्म करना चाहती थी। अगले ही पल फायर ब्रेथ निकली, पहले से कहीं ज्यादा विशाल और डेडली। गार्डन में मौजूद हर इंसान डर के मारे इधर उधर भाग गया। अटैक की वजह से आसपास का टेम्परेचर कम से कम 30 डिग्री बढ़ गया और सब कुछ जलने लगा। इतनी ताकत आसपास के शेल्टर्स तक तबाह कर सकती थी, लेकिन खुशकिस्मती से वे काफी दूर थे। आग बेहद तेजी से क्रिपल्ड बीस्ट की ओर बढ़ी। ब्लरडॉथ कुछ नहीं कर सका, उसके पिछले पैर कट चुके थे और वह पहले से जल रहा था। अटैक ने थाइड को सीधे हिट किया। वह दर्द से दहाड़ता रहा और आग उसे फर से लेकर हड्डियों तक राख में बदलती चली गई। जब मर्सनरी रुकी तो बीस्ट का नामो निशान तक नहीं बचा। फियर्स लायनेस ने जब सिर्फ राख देखी तो अटैक रोक दिया और रिलैक्स्ड हो गई। फ्यू, ऑल डन, उसने बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा। अब मेन बैटलफील्ड की बारी है। बाकी लोगों की हैरान निगाहों की परवाह किए बिना वह एक ही जंप में फ्लाइंग कार पर चढ़ी, 30 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई तक, और वहां से निकल गई। टॉम, एक वर्कर चिल्लाई। उसने तुरंत बेहोश पड़े प्रिंसिपल को फर्स्ट एड देना शुरू किया। वह हीलर थी, बैटलफील्ड के लिए बहुत बूढ़ी, लेकिन घर बैठकर सड़ने के लिए बहुत ज्यादा जिंदा। उसका मैना लगभग खत्म हो चुका था। उसने दर्जनों स्टूडेंट्स की जान बचाई थी और ब्लरडॉथ से लड़ते हुए अपने साथियों को हील किया था। खुशकिस्मती से वह एक बेहद स्किल्ड हीलर और सीजन डॉक्टर थी। उसने सिर्फ लाइफ थ्रेटनिंग वुंड्स का इलाज किया ताकि बचे हुए माना से सबसे अच्छा रिजल्ट मिल सके। यही वजह थी कि वैन डाइक बाल बाल बच गया। जरा सी देर होती या माना थोड़ा कम होता तो उसकी मौत तय थी। एरिक का दिल जोर जोर से धड़क रहा था जब वह न्यू अलेक्जेंड्रिया की सुनसान सड़कों पर दौड़ रहा था। नथानियल को मारकर उसकी पावर हासिल करने की खुशी तो थी, लेकिन यह सोच उसे परेशान कर रही थी कि उसकी असैसिनेशन अटेम्प्ट में कोई और भी शामिल था। आखिर यह आकिम था कौन? उसने नथानियल की मदद क्यों की? एरिक जानता था कि पिछले कुछ समय में वे अक्सर मिले थे। पुरानी कॉन्वर्सेशंस में उसने ये साफ देखा था, लेकिन मैसेजेस बहुत कम थे। ज्यादातर बातें शायद आमने सामने ही हुई थी। उसे इस आदमी के बारे में सच्चाई जानी थी, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि क्रिस्टल क्रॉस गैंग अब भी उसे ढूंढ रही थी। और इससे भी बड़ा खतरा यह था कि उसे शेल्टर तक पहुंचने से पहले किसी ऐसे मॉन्स्टर से सामना न हो जाए जिसे वह फेस नहीं कर सकता। दौड़ते हुए एरिक हर तरफ नजर रखे हुए था। उसे पता था कि टाइड्स अब भी आसपास घूम रहे हैं, शिकार की तलाश में, सही मौके का इंतजार करते हुए। शहर शांत था, लेकिन तबाह नहीं। ऊंची इमारतें वैसे ही खड़ी थीं, मगर सड़कें पूरी तरह खाली थीं। ज्यादातर लोग मॉन्स्टर से लड़ने बाहर निकल चुके थे, अपने बेटे बेटियों को साथ लेकर, क्योंकि वॉर एफर्ट में सबकी जरूरत थी। सूरज अब भी आसमान में था और उसकी रोशनी खाली सड़कों पर गर्म सा ग्लो फैला रही थी। एरिक उन्हीं शैडोज में छिपकर आगे बढ़ रहा था। वह पार्क्ड कार्स के इर्द गिर्द घूमता हुआ, छोटी दीवारों को फांदता हुआ आगे बढ़ा। उसकी मूवमेंट्स स्मूथ और कंट्रोल्ड थीं, ट्रेनिंग और इनह्यूमन स्ट्रेंथ का नतीजा। वह तेज था, लेकिन बिल्कुल साइलेंट, किसी का ध्यान खींचना नहीं चाहता था। दौड़ते हुए उसे आगे दो थाइड्स दिखाई दिए। वे एक पार्क्ड कार के पास घूम रहे थे, दहाड़ते हुए, अपने जबड़े पटकते हुए। एरिक का दिल एक पल को उछला, लेकिन वह काम रहा।
ये ऐसे बीस्ट थे जिन्हें वह आसानी से मार सकता था, और उसे ऐसा करना ही पड़ता क्योंकि शेल्टर उसी दिशा में था। एरिक ने रफ्तार कम की। अब वह एक प्रेडेटर की तरह मूव कर रहा था। क्वाइट, डिलिबरेट स्टेप्स। वह मॉन्स्टर्स के पीछे से चुपचाप पास पहुंचा। उनकी ग्रॉल्स साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन उसका फोकस नहीं टूटा। अचानक एक मॉन्स्टर ने पलटकर एरिक को देख लिया। उसकी आंखें फैल गई और उसने जोर से रोर किया। दूसरा भी तुरंत मुड़ा। दोनों के जबड़े खुले हुए थे। ये स्नॉर्प्स थे, मीडियम साइज्ड फरी थाइड्स, लगभग एक डॉग के साइज के ब्राइट ग्रीन फर के साथ, और 4 आंखें। उनके गोल मटोल शरीर थे, छह पैर जिनके सिरे पर शार्प क्लॉज थे। सबसे डरावनी चीज उनका मुंह था, लगभग पूरा चेहरा ही दांतों से भरा हुआ। आमतौर पर ये क्रीचर्स अंधेरी, नम केव्स में रहते थे, एम्बुश के लिए परफेक्ट जगह। उनका शिकार बड़े रोडेंट्स और इंसेक्ट टाइप थाइड्स होते थे, लेकिन भूख लगने पर ये बड़े क्रीचर्स पर भी हमला कर देते थे। एरिक की एनालिसिस पावर के हिसाब से ये दोनों इजी प्रे थे। अवेकनर ने एक पल की भी देरी नहीं की। वह आगे झपटा। उसका शरीर मोशन का ब्लर बन गया। स्विफ्ट और प्रिसाइज स्ट्राइक्स के साथ उसने दोनों मॉन्स्टर्स को अलग अलग खत्म कर दिया। कुछ ही पलों में दोनों थाइड जमीन पर पड़े थे। उनके शरीर हल्के हल्के झटके खा रहे थे। एरिक के फाइटिंग स्किल्स के आगे उनका कोई चांस नहीं था। ट्रेनिंग और स्टैट्स, सब कुछ उसकी डेडली एफिशिएंसी में साफ छलक रहा था। उसने राहत की सांस ली। किसी और थाइड का ध्यान नहीं गया था। Multiple hostile snorps killed. Mana absorbing process starting 0%, 1%, 5%, 70%, 100%. Mana successfully absorbed starting converting procedure. 3, 2, 1, 0. Mana successfully converted into experience. 16 experience points awarded to the host? Seriously. सिर्फ 16 experience points. Kills के बाद वह फिर shelter की ओर बढ़ गया। वह relatively calm था, लेकिन alert भी। शेल्टर अब भी कुछ 100 मीटर दूर था, और रास्ते में कुछ भी हो सकता था। वह खाली सड़कों से तेजी से गुजरता गया, कॉर्नर्स काटता हुआ, डिजर्टेड सिटी में वीव करता हुआ। सन्नाटा भारी लग रहा था। बस उसके बूट्स की आवाज और दूर कहीं थाइड्स की स्नॉर्ल्स, ग्राउल्स और हाउल्स सुनाई दे रही थी। दौड़ते हुए उसके दिमाग में नथानियल घूमने लगा। सिस्टम मिलने के बाद सब कुछ कितना बदल गया था। पहले नथानियल उससे बहुत ऊपर था। मनी, पावर, स्टेटस, सब कुछ उसके पास था। धीरे धीरे हालात बदले। राइवलरी कड़वी होती गई, और आखिरकार ये डेडली कन्फ्रंटेशन हुआ। फिर भी नथानियल को मारते समय उसे वैसा फील नहीं हुआ जैसा लोगन को मारते वक्त हुआ था। उसके इमोशंस मिक्स थे। उसे राहत थी कि नथानियल के लिए उसके दिल में वैसी अंधी नफरत नहीं थी। एरिक समझ चुका था कि एक्सट्रीम हैट्रेड एडिक्टिव हो सकता है, और वह रिवेंज और वायलेंस के एंडलेस साइकिल में फंसा सकता है। वह सावधानी से आगे बढ़ता रहा, एक्ट सेंसेस पूरी तरह अलर्ट। तभी एक मोड़ पर उसने फिर मॉन्स्टर्स का एक ग्रुप देखा। वे एक किड की लाश के चारों ओर झुंड बनाकर उसे खा रहे थे। एरिक को समझ नहीं आया कि वह लड़का शेल्टर के बाहर क्या कर रहा था, लेकिन जो भी वजह रही हो, वह एक टेरेबल डिसीजन था। मॉन्स्टर्स उसके हाथ नोच रहे थे, कुछ उसके पैर। उसका पेट फटा हुआ था, और अंदर की चीजें बाहर गिरी पड़ी थीं। एरिक पास की इमारत के पीछे झुक गया और कॉर्नर से झांक कर देखने लगा। मॉन्स्टर्स ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन वह अननेसेसरी फाइट से बचना चाहता था। उसने आसपास नजर दौड़ाई और एक पैरेलल एली देखी, संकीर्ण और तंग, लेकिन मॉन्स्टर्स को बाईपास करने का सही रास्ता। वह चुपचाप एली में घुस गया। उसके कदम हल्के थे। मॉन्स्टर्स की ग्राउल्स अब भी सुनाई दे रही थी, लेकिन वह पूरी तरह फोकस्ड था। जरा सी आवाज भी उसे एक्सपोज कर सकती थी। आखिरकार वह एली से बाहर निकल आया। मॉन्स्टर्स ने उसे नोटिस नहीं किया। उसने राहत महसूस की। उनसे लड़ना सिर्फ एक बॉदर होता। वह आगे बढ़ता रहा। कुछ इमारतें पहचान में आने लगीं। उसे समझ आ गया कि शेल्टर करीब है। फाइनली आगे दिख रहा शेल्टर विशाल था। एरिक ने रफ्तार कम की और सावधानी से आगे बढ़ा। वॉल्स मोटी थीं, रीइंफोर्स कंक्रीट और स्टील से बनी हुई। कई लेयर्स की डिफेंसेस साफ दिख रही थीं। एंट्रेंस पर मैसिव स्टील डोर्स थे जिन्हें सिर्फ ह्यूमंस एक्सेस कर सकते थे। एरिक ने कंट्रोल्स पर कुछ बटन्स दबाए। डोर्स खुले और वह अंदर चला गया। अंदर मेज जैसा स्ट्रक्चर था। हॉलवेज और रूम्स सब मैक्सिमम प्रोटेक्शन के लिए डिजाइन किए गए। एयर कूल और फिल्टर्ड थी। लाइटिंग डिम थी, लेकिन इनफ। ब्लास्ट डोर्स, एयरलॉक्स, एस्केप रूट्स, सब कुछ मौजूद था। हर सेक्शन पर आर्म्ड लेजर टर्रेट्स, वॉल्स पर सर्वेलेंस कैमरास और मोशन सेंसर्स। एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम शेल्टर और मिलिट्री को जोड़ रहा था।
ये येलो पैलेस के शेल्टर जितना लग्जरियस नहीं था और डिफेंसेस भी कम थे, लेकिन एरिक को अब भी याद था कि येलो पैलेस का एयर सिस्टम मैलफंक्शन उसे ऑलमोस्ट मार ही देता। फिर भी जैसे ही वह अपने क्वार्टर्स में बैठा उसे रिलीफ और सेफ्टी महसूस हुई। वह आखिरकार सेफ था। बंकर पूरी तरह इक्विप था। कंफर्टेबल स्लीपिंग एरियाज, स्टॉक्ड पैंट्री, फ्रेश वाटर। एरिक अब आराम कर सकता था। और सबसे अच्छी बात, शेल्टर पूरी तरह खाली था। एक भी इंसान नहीं, बस एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम की हल्की हम। एरिक एक रूम में गया और बेंच पर बैठ गया। अब बस अटैक के खत्म होने का इंतजार था और ये उम्मीद कि आउटकम ह्यूमंस के पक्ष में जाए। बैठे बैठे उसके ख्याल दोस्तों की ओर चले गए। उसने मन ही मन दुआ की कि वे सब सेफ हों, खासकर एरन जो शहर के बाहर था। एक आदमी अपने पीछे 5 लोगों को लेकर बाहरी दीवारों के नीचे बनी सुरंगों के एक संकरे आइजल से गुजर रहा था। वह था जनरल आर्मंड बेकर, अपने अंडरलिंग्स के साथ। उसके चेहरे पर गहरी एकाग्रता थी, उन तमाम गलतियों का बोझ जिनकी वजह से हालात यहां तक पहुंच गए थे। उसे अपने लोगों के मैनेजमेंट से गहरी निराशा थी और वह अंदर ही अंदर उबल रहा था। चलते चलते जनरल ने अपने फॉलोअर से पूछा, सिचुएशन कैसी है? मर्सनरी की इंटरवेंशन की वजह से आउटर वॉल सिक्योर हो चुकी है सर। अब नीचे मौजूद मॉन्स्टर्स को रिपेल करना बस टाइम की बात है। एक आदमी कांपती आवाज में बोला। जनरल बेकर पावर का सजीव रूप था। वह एक स्किल्ड वॉरियर था, पूरे नेशन का सबसे ताकतवर। उसके शरीर से नेचुरली एक भारी मैना ऑरा निकलता था, थाइड्स जैसा, जिसकी मौजूदगी से ही लोग सिहर उठते थे। गुड, कम से कम एट्रियम के ये गंदे मर्सनरीज अपना काम ठीक से कर पा रहे हैं, उसने ठंडे लहजे में कहा। उसे मर्सनरी से नफरत थी। उसके हिसाब से वे लालची और अनरिलायबल लोग थे, जो सिर्फ पैसे के लिए चलते थे, चाहे कितने ही लोग मर रहे हों। और एट्रियम से होना, दैट मेड इट इवन वर्स। छहों लोग उस संकरे आयल से निकलकर दीवारों और सिटी बैरियर के बीच फैले खुले इलाके में पहुंचे। वे जल्दी से डिफेंसिव बिल्डिंग के ऊपर गए और नीचे का बैटलफील्ड देखने लगे। दीवारों पर हालात संभालने के बाद कमील और रामन सीधे नीचे उतरे और बीस्ट के बाद बीस्ट को मारने लगे। वे अनस्टॉपेबल थे। बैटलफील्ड पर उनकी इफेक्टिवनेस साफ दिख रही थी। जनरल बेकर ने उन्हें एक अजीब नजर से देखा। उसकी आंखों में मर्सनरी प्रोफेशन के लिए प्योर हेट्रेड साफ छलक रही थी। नीचे मॉन्स्टर्स पर अटैक जारी रखो। हमारे पास जो कुछ है, सब यूज करो। मुझे कोई और सरप्राइज नहीं चाहिए। इसके बाद वह दीवारों के साथ साथ चलता रहा। हर तरफ एक्सप्लोजन्स, गनशॉट्स, दर्द की आवाजें, हर तरह की साउंड गूंज रही थी। लोग अब भी क्रीचर्स से जोरदार लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन इस बार ज्यादातर सोल्जर्स नीचे उतर चुके थे क्योंकि थाइड्स की संख्या अब मैनेजेबल हो गई थी। सिटी के अंदर से कोई खबर? जनरल ने पूछा। यस सर, सिविलियन विक्टिम्स की संख्या लगभग 10,000 के आसपास है, एक फॉलोअर ने जवाब दिया। वह सिर से पैर तक पसीने में था। उसे पता था कि यह जवाब सामने खड़े आदमी को पसंद नहीं आएगा। जनरल ने दांत पीस लिए। पुलिस क्या कह रही है? ज्यादातर लोग समय पर शेल्टर्स में पहुंच गए सर, सिवाय शेल्टर 767 के। वहां इवैक्यूएशन के दौरान बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया और कई बच्चे और बूढ़े लोग बाहर ही रह गए, सोल्जर बोला। वहां की स्थिति? जनरल ने पूछा। मरने वालों में से कम 4,000 लोग उसी शेल्टर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस इंटरवेंशन बेकार साबित हुई, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की। जनरल जानता था, नंबर्स इतने कम हो तो पुलिस क्या ही कर सकती थी। असल समस्या यह थी कि इतनी प्रेपरेशंस के बावजूद अटैक्स रोकने की कोशिश, मॉन्स्टर्स की संख्या घटाना, डिफेंसेस लगाना, आर्मी फेल हो गई थी। उन्हें यह तक समझ नहीं आ रहा था कि पैरासाइट ने 20 से ज्यादा येगियावीट्स कहां से जुटा लिए और ईस्टर्न गेट पर एक साथ हमला करवा दिया। ये क्रीचर्स आमतौर पर अकेले घूमते थे। इतिहास में पहली बार था कि इन्होंने ग्रुप में अटैक किया। सिचुएशन क्लियर हो गई? यस सर। पुलिस चीफ लूका ग्राइम्स के अनुसार मर्सनरीज पहुंचे और सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया। गुड। एनीथिंग एल्स? यस सर। सोल्जर की आवाज कांपने लगी। ब्लरडथ को आखिरी बार रेड पैलेस के पास देखा गया था। जनरल का चेहरा सख्त हो गया। रेड पैलेस में वही बच्चे थे जिनके पास फ्रंट लाइन फाइटिंग का एक्सपीरियंस नहीं था, प्रॉमिसिंग किड्स, बेसिकली सिटिंग डक्स। जब उसने सिविलियंस की इंटरवेंशन मांगी थी, तो रेड पैलेस के बच्चों को आर्मी लाइंस के पीछे रिलेटिवली सेफ जगहों पर रखा गया था, ताकि नेशन का फ्यूचर बचा रहे। लेकिन फिर उसे एक और बात याद आई। एक किड जिस पर वह खास नजर रखे हुए था।
नेशन का अकेला वेकनर एरिक रोमनो वहीं था। कुछ हुआ? उसने भारी आवाज में पूछा। कुछ स्टूडेंट्स शेल्टर से बाहर निकल आए थे। व्हाट? जनरल गर्जा। स्टूडेंट्स बाहर क्या कर रहे थे? एग्जैक्ट रीजन नहीं पता सर। रिपोर्ट है कि एक शेल्टर के वेंटिलेशन सिस्टम में मैल फंक्शन हो गया था और ब्लेयरडथ की पॉइजनस मियाज्मा अंदर घुस गई। जनरल का गुस्सा अब काबू से बाहर था। फॉल्टी शेल्टर्स? इतना सारा पैसा किस लिए बर्बाद किया? उसने मन ही मन सोचा। विच शेल्टर? एंड द स्टूडेंट्स? येलो पैलेस का शेल्टर था सर, और स्टूडेंट्स में से आधे से ज्यादा मर गए। व्हाट? जनरल की आवाज पूरे इलाके में गूंज गई। मैना उसके चारों ओर विजिबली बढ़ गया। आई एम सॉरी सर। तभी सोल्जर ने जल्दी से जोड़ा, लेकिन रिपोर्ट है कि फियर्स लायनेस ने क्रीचर को सक्सेसफुली मार दिया। दैट डैम वेंच। इंटरवेंशन के लिए वह थैंकफुल था, लेकिन मर्सनरीज के लिए उसकी नफरत फिर उभर आई। एट्रियम के लोगों में जिन्हें वह नापसंद करता था, सबसे ऊपर था अमेंडा, एक कोल्ड इंसेंसिटिव वुमन जिसे सिर्फ पैसा और पावर से मतलब था। गिल्ड के अलावा उसे किसी की परवाह नहीं थी, शायद अपनी बेटी की भी नहीं। कम से कम ये गुड न्यूज़ है, जनरल बोला। अब तुम एक किड की लोकेशन चेक करो। हु सर? रेड पैलेस से। आधे घंटे में रिपोर्ट चाहिए, और नीचे वॉल्स के बाहर जो हो रहा है उसकी जानकारी देते रहना। डिसमिस्ड। सोल्जर ने सल्यूट किया। जनरल भारी कदमों से मुड़ा, आयल का दरवाजा खोला और अंडरग्राउंड टनल की अंधेरी गहराइयों में गायब हो गया। लेटर दैट डे बैटल खत्म होने के बाद भी एरन उसी बिल्डिंग में छिपा हुआ था, जहां उसने अपने पिता के साथ बीटल लाइक क्रीचर्स से लड़ाई लड़ी थी। वह एक वार्डरोब के अंदर फीटल पोजीशन में बैठा था। वह बाहर नहीं निकला। डर था, अपने पिता की लाश छोड़ने का मन नहीं था, और उसे यकीन था कि मॉन्स्टर्स देखकर पुलिस उसे बचाने आएगी। बिल्डिंग गिरी नहीं थी, यह उसकी किस्मत थी। वह कांप रहा था, रो रहा था। मौत का डर अब भी दिमाग में था। सिटी के बाहर की लड़ाई अलग थी। वहां पावरफुल लोग थे, डेंजरस थाइड्स को संभाल रहे थे। यहां यहां वह बिल्कुल अकेला था। वार्डरोब के अंदर बैठे बैठे उसने बहुत कुछ सोचा, लेकिन सबसे ज्यादा एक ही इंसान उसके दिमाग में घूम रहा था। लूका ग्राइम्स, एलन का पिता। सब उसकी गलती है। उसकी गल? ये आवाज क्या है? एरन उठा। आंखें रो रो कर लाल थी। आवाज बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई बोल रहा हो। वह सावधानी से खिड़की तक गया। उसे डर था कि कहीं कोई बीस्ट सुन ले। बाहर झांकते ही उसने देखा कई पुलिस कार्स सिटीजन्स को आदेश दे रही थी। जो लोग शेल्टर्स तक नहीं पहुंच पाए, अपने हाइडिंग प्लेसेस से बाहर मत निकलो। रिपीट, बाहर मत निकलो। व्हाट द हेल? कौन सा पागल अपनी हाइडिंग प्लेस छोड़ेगा? एरन फिर वार्डरोब में लौट आया और इंतजार करने लगा। कुछ घंटे बाद पुलिसमैन और उनके साथ कुछ मर्सनरीज टूटे हुए बिल्डिंग एंट्रेंस तक पहुंचे। उनका अंदाजा था, अगर दरवाजा टूटा है तो अंदर कोई जिंदा हो सकता है। वे सावधानी से अंदर गए। हर जगह टाइट बॉडीज पड़ी थी। इसका मतलब था कि जिसने भी फाइट की वह काफी पावरफुल था। सेकंड फ्लोर पर हालात और भी खराब थे। थर्ड फ्लोर कोलैप्स होकर नीचे गिर चुका था। यहां क्या हुआ? एक ऑफिसर बोला। पता नहीं, बट स्टे अलर्ट, दूसरा बोला। थर्ड फ्लोर पर उन्हें पावर से बना एक बड़ा होल दिखा और सीढ़ियों से बहता हुआ खून। वेपन्स निकाल ली गई। फिफ्थ फ्लोर पर दो टूटे हुए अपार्टमेंट डोर्स थे। एक अपार्टमेंट में घुसते ही उन्हें एरन के पिता की लाश मिली, सीने में बड़ा सा छेद। पुअर मैन, एक मर्सनरी बुदबुदाया। शायद यही सारे मॉन्स्टर्स को मारने वाला था, एक ऑफिसर बोला। दूसरे अपार्टमेंट चलते हैं। अगर लड़का वार्डरोब में है तो किसी ने उसे वहां छिपाया होगा। वे दूसरे अपार्टमेंट में पहुंचे। इज एनीबडी देयर? अ एरन ने आवाज सुनी। वो वार्डरोब से बाहर आया। हेल्प मी, हेल्प मी। कुछ ही सेकंड में पुलिस और मर्सनरीज कमरे में पहुंच गए। प्लीज हेल्प मी, कॉल अ हीलर फास्ट, ऑफिसर ने आदेश दिया। उन्होंने एरन को सहारा दिया। इट्स ओके किड, यूर सेफ नाउ। मेटेलिक फ्लोर पर पड़ते कदमों की रिदमिक आवाज गूंज रही थी। एक आदमी सैन्य इमारत के आयल से नीचे की ओर चल रहा था। उसे एक हाई रैंकिंग ऑफिसर ने रिपोर्ट देने के लिए बुलाया था। वह था मेजर फिशर। ब्लेयरडॉथ के असॉल्ट से वह हीलर की मदद से पहले ही रिकवर कर चुका था, लेकिन मेंटली वह काफी थका हुआ था। सही मायनों में आराम करने का समय ही नहीं मिला था। आखिर शहर पर हुए हमले को अभी सिर्फ एक दिन ही बीता था। मर्सनरीज के इंटरवेंशन के बाद हालात काफी बेहतर हो गए थे, खासकर तब जब फियर्स लायनेस बैरियर के बाहर लड़ाई में उतरी। उसने सबसे खतरनाक क्रीचर्स को तेजी से खत्म कर दिया। और जैसे ही टाइड्स की संख्या कम होने लगी
और उन्होंने उस और की फ्यूरी देखी। वे जल्दी ही रिट्रीट करने लगे। फिर भी उनकी मूवमेंट्स कुछ ज्यादा ही ऑर्गेनाइज थी। अगर पहले की घटनाएं फ्रैंक को सोचने पर मजबूर करने के लिए काफी नहीं थी, इसके पीछे कोई हेनिएट है, तो अब उन्हें पूरा यकीन हो चुका था। मेजर फिशर को जनरल बेकर से मिलने के लिए बुलाया गया था, क्योंकि वह उन गिने चुने लोगों में से था जिन्होंने ब्लर डथ से सीधी टक्कर ली थी। ऊपर से पैरासाइट केस की इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी भी उसी के पास थी। साफ था कि कई लोग उससे बात करना चाहेंगे। आखिरकार यह सब सीधे शहर पर हुए हमले से जुड़ा था। मेजर आखिरकार उस ऑफिस के सामने पहुंच गया जहां उसे बुलाया गया था। उसने शालीनता से दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक भारी आवाज आई, यू कैन एंटर। मेजर ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोल दिया। जो भी सवाल उस पर बरसने वाले थे, उनका सामना करने के लिए तैयार। वह अंदर गया और डेस्क के सामने रखी कुर्सी की ओर बढ़ा। टेबल कागजों, किताबों, पेन और स्टैंप से भरी हुई थी। इस दौर में पेपर डॉक्यूमेंट्स देखना थोड़ा अजीब लगता था। फिर भी इनके अलावा होलोग्राफिक कंप्यूटर्स, एक टैबलेट और ढेर सारे स्कैटर्ड डॉक्यूमेंट्स भी डेस्क पर पड़े थे। मेजर फिशर ने जनरल आर्मन बेकर के सामने खड़े होकर सल्यूट किया। यू कैन रेस्ट, जनरल ने कहा। फिर उसने मेजर को कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। फिशर बैठ गया, लेकिन उसके भीतर हल्की बेचैनी थी। सामने बैठा आदमी कोई साधारण इंसान नहीं था। जनरल बेकर के चेहरे पर छाई सख्ती साफ दिख रही थी। मैंने तुम्हें यहां बुलाया है क्योंकि मुझे ब्लरडॉथ के बारे में और जानकारी चाहिए, जनरल ने कहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुमने उस बीस्ट से डायरेक्ट फाइट की थी, राइट? फिशर का चेहरा गंभीर और फोकस था। पूरे कन्विक्शन के साथ उसने जवाब दिया, यस सर, लेकिन एक पॉइंट पर मुझे रिट्रीट करना पड़ा। मैं उसे अकेले नहीं संभाल सकता था। सच कहूं तो मेरा इंटरवेंशन लगभग यूजलेस ही रहा। बेकर ने सिर हिलाया। वह जानता था कि वह बीस्ट कितना खतरनाक था। उस बात की चिंता मत करो, जनरल ने कहा। कई रिपोर्ट्स में लिखा है कि उस थाइड को हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। मैं तुम्हें ब्लेम करने नहीं बैठा हूं, लेकिन रिपोर्ट्स यह भी कहती है कि बीस्ट्स के बिहेवियर की इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी भी तुम्हारे पास थी। बताओ, तुम्हारे कंक्लूजन्स क्या हैं? जनरल की आंखों में क्यूरियोसिटी थी। वह पक्का मानता था कि हमले के पीछे हेनिएट है, लेकिन वह वजह समझना चाहता था। फिशर ने प्रोफेशनल टोन में कहा, जैसा कि हमने पहले रिपोर्ट किया था, शहर पर हमले से पहले जिन बीस्ट बॉडीज को वापस लाया गया था, उनमें पैरासिटिक कंटैमिनेशन के ट्रेसेस मिले थे। वही पैरासाइट्स बाद में हमला करने वाले सभी क्रीचर्स में भी पाए गए। इसी वजह से हमने कंक्लूड किया कि इसके पीछे एक सेंटिएंट पैरासाइट मॉन्स्टर है, हेनिएट। ब्लेयरडॉथ की वजह से हम ये पता नहीं लगा पाए कि वह क्रीचर कहां रहता है, फिशर ने आगे कहा। लेकिन वह ईस्ट में है, शायद एट्रियम की बॉर्डर्स के पास। वह बेकर को देखते हुए बोला, शुरू से ही क्लियर था कि थ्रेट लेवल हाई है, लेकिन जैसे ही हॉर्ड ने न्यू अलेक्जेंड्रिया की ओर मार्च किया, खतरा कई गुना बढ़ गया। इसके अलावा ऐसा लगता है कि यह पैरासाइट मॉन्स्टर सिर्फ हमारे शहर के लिए नहीं, बल्कि आसपास के रीजन्स के लिए भी बड़ा खतरा है। लेकिन सवाल यह है, इसने एट्रियम पर हमला क्यों नहीं किया? फिशर जानता था कि कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय सीमित था, इसलिए वह कंसाइज रहने की कोशिश कर रहा था। जहां तक पैरासिटाइज्ड मॉन्स्टर्स की बात है, उसने कहा, उनकी सलाइवा और ब्लड पैरासाइट एग्स से भरे हुए हैं। हमने डिस्कवर किया है कि इंसानों में कंटेमिनेशन पॉसिबल है, और इसका नतीजा इंसैनिटी और म्यूटेशंस होता है। करीब 15 मिनट तक डिस्कशन चलता रहा। इस दौरान मेजर फिशर ने जनरल को बताया कि उसने और प्रोफेसर डेर्ट सिलियन ने रेंजर लैक्वस्की पर की गई स्टडीज से क्या-क्या कंक्लूजन्स निकाले थे। यह साफ हो चुका था कि जनरल बेकर ने मॉन्स्टर इन्वेजन के लिए जिम्मेदार पैरासाइट को अपनी टू एक्सटर्मिनेट लिस्ट में सबसे ऊपर रख दिया है। फिशर ने यही जोर देकर कहा कि पैरासाइट को दूसरे बड़े शहरों जैसे फसाड की ओर फैलने से रोकना बेहद जरूरी है, वरना यह नेशनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। जनरल ने सहमति में सिर हिलाया और वादा किया कि इस मिशन के लिए ज्यादा रिसोर्सेज एलोकेट किए जाएंगे। मेजर, बेकर ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम इस बीस्ट पर रिसर्च जारी रखो। जितनी ज्यादा जानकारी निकाल सको, निकालो। इस मामले में मैं तुम्हें फुल अथॉरिटी दे रहा हूं। इसके अलावा उसने आगे कहा, मैं तुम्हें पॉपुलेशन स्क्रीनिंग की अथॉरिटी भी देता हूं। अगर तुम्हारी बात सही है, तो पैरासाइट से प्रभावित लोग फ्यूचर में एक और कलैमिटी बन सकते हैं। हम ऐसे डेंजरस लोगों को शहर में खुलेआम नहीं छोड़ सकते। और अगर पैरासाइट रिमूव किया जा सकता है, जैसा तुमने कहा, तो ट्रीटमेंट तुरंत शुरू करो।
प्रोफेसर जिलियन क्योर लगभग पूरा कर चुके हैं, फिशर ने कहा। बस थोड़ा सा समय चाहिए, सर। गुड, यू आर डिसमिस्ड, जनरल ने कहा। सिचुएशन अर्जेंट है, तुम दोनों अपनी पूरी ताकत लगा दो। मुझे प्रोग्रेस की रेगुलर अपडेट्स चाहिए। मेजर ने सल्यूट किया और रेजोल्यूट एक्सप्रेशन के साथ ऑफिस से बाहर निकल गया। उसे बहुत कुछ करना था। सबसे पहले उन सभी लोगों को ढूंढना जिन्हें क्रीचर्स ने काटा था, फिर प्रोफेसर सिलियन की मदद से उन्हें हील करना, और उसके बाद एक टास्क फोर्स ऑर्गेनाइज करना उस डैम पैरासाइट को ढूंढने और जल्द से जल्द खत्म करने के लिए। मॉम! दोनों एक दूसरे की ओर दौड़े और कसकर गले लग गए। अमीलिया ने अपने बेटे को देखा। वह धूल, मिट्टी और खून से सना हुआ था। तुम्हारे साथ क्या हुआ? अमीलिया चिल्लाई। ये एक लंबी कहानी है, एरन ने कहा, और वो कहानी तुम अभी शुरू करोगे, उसने जोर दिया। एरन ने करीब 15 मिनट में अपनी मां को सब कुछ बता दिया। शहर पर हमले के दौरान उसके साथ क्या-क्या हुआ। अमीलिया कई बार रो पड़ी, खासकर जब उसने सुना कि एरन ने कैसे लोगों को मरते देखा और खुद मौत के कितने करीब पहुंच गया। लेकिन जब उसे पता चला कि एडी, उसका पति, अपने इकलौते बेटे को बचाते हुए मारा गया, तो वह पूरी तरह टूट गई। हीलर्स को उसे सेडेटिव्स तक देने पड़े। सच तो यह था कि एरन का बच जाना sheer लक था, और इस बात का भी फायदा कि वह रेड पैलेस का स्टूडेंट था और उनमें बेस्ट में से एक। हालात जरा भी अलग होते तो वह अब तक मॉन्स्टर पूप बन चुका होता। सबसे जरूरी बात यह है कि तुम सेफ हो, अमीलिया ने उदास मगर नर्म आवाज में कहा, और एरन को फिर से गले लगा लिया। कुछ देर बाद एरन ने सवाल पूछा, मॉम, अब हम क्या करेंगे? अमीलिया हिचकिचाई। वह अभी भी एडी की मौत को प्रोसेस कर रही थी। फ्यूचर के बारे में सोचना आसान नहीं था। हम कोई रास्ता निकाल लेंगे, उसने मुट्ठी भींचते हुए कहा। डोंट वरी, एरन ने सिर हिलाया। वह ग्रेटफुल था, लेकिन फ्यूचर को लेकर अनसर्टेनिटी अभी भारी लग रही थी। ओके। थोड़ी देर बाद एक हीलर एरन को चेक करने आया। फिजिकल तौर पर वह ठीक था, लेकिन इमोशनली पूरी तरह बिखरा हुआ। हेलो, हेलो। डॉक्टर ने एरन को स्कैन किया, अजीब डिवाइसेस से जो बोन्स और ऑर्गन्स तक साफ दिखा रहे थे। डबल चेक के बाद भी सब ठीक निकला। तुम ओवरऑल फाइन हो, हीलर ने कहा, लेकिन जो तुमने देखा है उसके कारण हमें तुम्हें यहां रखना पड़ा। मैं समझती हूं, अमीलिया ने जवाब दिया। डॉक्टर ने कुछ सवाल पूछे और थेरेपिस्ट से मिलने की सलाह दी। ऑल राइट, सब कंप्लीट है, उसने कहा। अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, लेकिन हमें और लोगों का इलाज करना है, इसलिए हॉस्पिटल स्पेस चाहिए। रिसेप्शन पर जाकर पेपर साइन कर देना। हीलर कमरे से निकल गया। एरन कपड़े पहने और अपनी मां के साथ बाहर चला गया, एक नए भारी फ्यूचर की ओर। फियर्स लायनस के हाथों ब्लरडॉथ की मौत के बाद थाइड्स की होर्ड पूरी तरह डिसरे में चली गई। हेनिएट इन्हीं के जरिए मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर रहा था, और जैसे ही उसका सबसे बड़ा वेपन गिरा, पूरा सिस्टम हिल गया। सैनिकों ने इस मौके का फायदा उठाया और जोरदार काउंटर अटैक शुरू कर दिया। वही क्रीचर्स जो थोड़ी देर पहले शहर को निगलने आए थे, अब पीछे धकेले जा रहे थे। लड़ाई बेहद इंटेंस और ब्रूटल थी। दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ, फिर भी सैनिक डटे रहे। अपने घर और अपने लोगों को बचाने के लिए उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी। इस जंग में बहुत से लोग मारे गए, और पीछे रह गए उनके परिवार और अपने, जो आज भी उन्हें याद कर रोते हैं। आखिरकार फियर्स लायनेस के बैटलफील्ड में दोबारा उतरते ही हॉर्ड ने रिट्रीट कर लिया। उस लड़ाई को अब 5 दिन बीत चुके थे। जैसे जैसे शहर इस हमले से उबरने लगा, फ्रंट लाइंस पर लड़ने वाले लोगों को हीरोज की तरह देखा जाने लगा। असल में पूरा शहर ही हीरो बन चुका था। जनरल बेकर ने मृतकों के सम्मान में एक भव्य आयोजन रखा। सड़कों पर परेड, फीस्ट और श्रद्धांजलि। लेकिन यह सेलिब्रेशन बिटर स्वीट थी। जो लोग लड़े थे, उन्होंने दोस्त, कॉमरेड्स और कई ने तो अपने फैमिली मेंबर्स तक खो दिए थे। इसके अलावा आर्मी अच्छी तरह जानती थी कि थाइड्स के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई है, खासकर तब जब हेनिएट का खतरा अब भी बना हुआ था। हालात से जुड़े कई डार्क सवाल सबके मन में भारी पड़े थे। उसने फ्रैंट पर हमला क्यों किया? न्यू अलेक्जेंड्रिया ही क्यों? क्या इसके पीछे कोई और दिमाग काम कर रहा था? थकान और ट्रॉमा के बावजूद सैनिक अपना काम करते रहे और शहर में पेट्रोल जारी रखा। अगले कुछ दिनों तक न्यू अलेक्जेंड्रिया हाई अलर्ट पर रहा। सेना ने शहर और जंगलों में ट्रूप्स तैनात किए और लुकआउट पोस्ट बनाए, ताकि थाइड्स की वापसी का कोई भी संकेत तुरंत पकड़ा जा सके। हॉर्ड बिखर चुकी थी, और फ्रैंट ने जंगल में भटक रहे लोन मॉन्स्टर्स का शिकार शुरू कर दिया। इस बीच शहर की जिंदगी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी।
दुकानें और बिजनेसेस खुल गए, लोग अपनी डेली रूटीन्स में लौट आए। लेकिन हवा में अब भी अनईज थी, एक एहसास कि खतरा पूरी तरह टला नहीं है। जनरल बेकर को लेकर अफवाहें फैलने लगी। कई लोग उन्हें हॉर्ड को रोकने में इनकॉम्पिटेंट मानने लगे और सालों में बनाई गई उनकी कंसेंसस कमजोर पड़ने लगी। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहना शुरू कर दिया कि शायद उन्होंने हमला होने दिया, जबकि दूसरों का मानना था कि वे बस काबिल नहीं थे। मगर इस क्रिटिसिज्म से जनरल बेकर डिगे नहीं। उन्हें पता था कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। अब एक ही लक्ष्य था, हेनिएट को ढूंढना। हालांकि एक और समस्या सामने थी। बहुत से लोग पैरासिटाइज्ड थाइड्स के काटने से घायल हुए थे और इसका मतलब था कि उनमें म्यूटेशन का खतरा था। सौभाग्य से ज्यादातर मॉन्स्टर्स अपने शिकार को इन्फेक्ट करने से पहले ही मार देते थे, लेकिन कुछ लोग इतने लकी नहीं थे। एरिक शेल्टर पहुंचने के बाद वहीं रुका रहा। उसने तब तक बाहर कदम नहीं रखा जब तक अथॉरिटीज ने यह साफ नहीं कर दिया कि अब शहर सुरक्षित है और अंदर के सारे मॉन्स्टर्स मारे जा चुके हैं। खुशकिस्मती से यह सब एक ही दिन में हो गया, क्योंकि न्यू अलेक्जेंड्रिया में घुसने वाले मॉन्स्टर्स की संख्या इंसानों की आबादी के मुकाबले ज्यादा नहीं थी। इसके बाद एरिक सीधे रेड पैलेस गया, जहां उसे अपने दोस्त मिल गए। सौभाग्य से वे सब सेफ थे क्योंकि वे रेड पैलेस शेल्टर में थे। एरिक ने उन्हें येलो पैलेस में हुई घटना बताई, कैसे एक अजीब ब्लडॉथ ने उसे ऑलमोस्ट मार ही दिया था और कैसे प्रिंसिपल ने उसकी जान बचाई। सभी ने राहत की सांस ली कि वह उस हालात से बच निकला। उन्होंने ये भी बताया कि रेड पैलेस शेल्टर से उन्होंने लड़ाई की आवाजें सुनी थीं। भले ही बैटलफील्ड ज्यादा पास नहीं था, फिर सभी ने अपने अपने परिवारों से कांटेक्ट किया। माइकी और एंडरसन के पेरेंट्स, ब्रदर्स और सिस्टर्स भी लड़ाई में गए थे, लेकिन वे सभी सेफ लौट आए। हालांकि एरन के बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी। ये बात अगले दिन सामने आई। एंडरसन ने एरन को फोन किया। उसने बताया कि वह हॉस्पिटल में है, उसके पिता की मौत हो चुकी है और उसकी मां बैटलफील्ड से जिंदा लौट आई है। उसने कहा कि वह पिता के फ्यूनरल और थोड़े रेस्ट के बाद ही रेड पैलेस लौटेगा। अगले दिन अगस्त 7 फ्यूनरल हुआ। एरन के सारे दोस्त वहां मौजूद थे। लूका ग्राइम्स और उसका बेटा एलन भी आए। लेकिन यह बात एडी के बेटे को बहुत बुरी लगी। उसे लगा कि इस सब के लिए चीफ ऑफ पुलिस लूका ही जिम्मेदार है। फ्यूनरल के बाद एरन और लूका के बीच टेंशन बढ़ गया। एरन ने लूका पर आरोप लगाया कि वह उसके पिता की रक्षा नहीं कर पाया और उन्हें शेल्टर तक पहुंचने से रोक दिया। लूका ने समझाने की कोशिश की कि पुलिस ने शहर और नागरिकों को बचाने के लिए जो बन पड़ा वह किया, लेकिन एरन सुनने को तैयार नहीं था। अगले दिन एरन रेड पैलेस लौटा, मगर वह पहले जैसा नहीं रहा। वह ज्यादा क्वाइट और रिजर्व्ड हो गया था। उसके दोस्त उसे कंफर्ट करना चाहते थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। वे बस अंदाजा ही लगा सकते थे कि वह किस दौर से गुजरा है। 9वें दिन रेड पैलेस में सब कुछ नॉर्मल हो गया। क्लासेस फिर से शुरू हो गई। अब पहले से ज्यादा फ्रंट को सोल्जर्स की जरूरत थी। अथॉरिटीज ने यह सुनिश्चित किया कि शहर किसी भी नए मॉन्स्टर अटैक से सुरक्षित है। फिर भी इस घटना ने सबके दिलों पर गहरा स्कार छोड़ दिया था। एक ऐसा निशान जो कभी पूरी तरह मिटने वाला नहीं था। इस ट्रेजेडी के बावजूद एरिक और उसके दोस्तों को एक दूसरे का साथ सुकून देता था। वे साथ में बहुत कुछ झेल चुके थे और जानते थे कि किसी भी हाल में वे एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं। उसी दिन एरिक फिर से मास्टर नीमिनन के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। तो मास्टर ने कहा, कुछ दोस्तों ने बताया कि तुम प्रिंसिपल के साथ ब्लरडॉथ से लड़े थे। कैसा था? मैंने सुना है वो बीस्ट काफी टफ था। एरिक ने गंभीर एक्सप्रेशन के साथ सिर हिलाया। हाँ, वो सच में बहुत टफ था। ब्लरडॉथ बेहद तेज और ताकतवर था। प्रिंसिपल की मदद के बावजूद हमें भागना पड़ा, लेकिन वो अमेजिंग स्किल्ड और फियरलेस। उन्होंने हम सबको सेफ रखा। उनके बिना हम शायद जिंदा नहीं बचते। मास्टर नीमिनन ने समझदारी से सिर हिलाया। प्रिंसिपल वाकई एक रिमार्केबल इंसान है। मुझे यकीन है कि उस दिन उन्होंने कई जानें बचाई। और तुम एरिक, तुमने भी ग्रेट करेज और स्किल दिखाया है। मुझे तुम पर गर्व है। लेकिन मुझे यह भी अफसोस है कि तुम्हें उस मॉन्स्टर का सामना करना पड़ा। हर कोई ऐसा नहीं कर पाता। एरिक हल्का सा मुस्कुराया। थैंक्स मास्टर, ये सब आपकी ट्रेनिंग की वजह से पॉसिबल हुआ। अच्छा, अब वापस ट्रेनिंग पर चलते हैं। एरिक ट्रेनिंग मैट पर आया और गहरी सांस ली। मास्टर नीमिनन उसके सामने खड़ी थी, फ्लाइसा रेडी हालत में।
याद रखो, एरिक, उन्होंने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा। फ्लाइसर को यूज करने का सबसे अच्छा तरीका है क्विक और एक्यूरेट रहना। मूवमेंट्स ज्यादा वाइड मत रखो और वाइटल स्पॉट्स पर एम करो। कोई भी मूवमेंट वेस्ट मत करो और गार्ड हमेशा अप रखो। एरिक ने सिर हिलाया और आगे झपटा। ब्लेड हवा में चमकी, सीधा मास्टर के गले की ओर। लेकिन मास्टर उससे कहीं तेज थी। उन्होंने डॉज किया और पल भर में एरिक की थाई पर काउंटर स्ट्राइक कर दी। गुड ट्राई, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन तुम्हें और तेज होना होगा। मूव्स को शार्प और डायरेक्ट रखो। तुम अपनी चाल पहले ही बता देते हो। मुझे शुरू होने से पहले ही समझ आ गया था। एरिक ने दांत भींचे और खुद को संभाला। वह मास्टर के चारों ओर घूमने लगा, हर मूवमेंट पर नजर रखते हुए। वह किसी प्रेडेटर की तरह थी। उसने फिर हमला किया, इस बार मिड सेक्शन की ओर। लेकिन फिर वही, मास्टर ने आसानी से डॉज किया और उसके आर्म पर तेज वार किया। अगेन उन्होंने इनकरेजिंग आवाज में कहा, तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो। एरिक ने दर्द सहा और रुकने से इनकार कर दिया। उसने सांस ली और इस बार ज्यादा स्पीड और फोकस के साथ हमला किया। मास्टर ने फिर पैरी किया, लेकिन इस बार काउंटर नहीं किया। वह पीछे हटी और एरिक को भी रुकने का इशारा किया। गुड जॉब एरिक, उनकी आवाज नर्म हो गई। तुम प्रोग्रेस कर रहे हो, वो उसके पास आई। लेकिन तुम फ्लाइसर गलत एंगल पर पकड़ रहे हो। अगर वेपन से पूरा फायदा चाहिए तो एंगल सही होना जरूरी है। यहां मैं दिखाती हूं। उन्होंने ब्लेड लेकर कुछ इंट्रिकेट मूव्स दिखाए। अब ध्यान से देखो, उन्होंने कहा। अब मैं वही मूव दोबारा करूंगी, लेकिन वही गलती करके जो तुम कर रहे हो। मूव इस बार धीमा और प्रिडिक्टेबल था। यह फर्क एरिक भी साफ देख पा रहा था। देखा, उन्होंने कहा। एंगल बदलते ही ब्लेड कितनी प्रिसाइज हो गई। तुम्हें भी यही करना है। एरिक ऑ में देखता रहा। मास्टर एक अडिग पहाड़ की तरह लग रही थी। उसे पता था कि उस लेवल तक पहुंचने में अभी बहुत वक्त लगेगा। लेकिन उसने तय कर लिया था कि वह तब तक प्रैक्टिस करेगा जब तक वहां नहीं पहुंच जाता। थैंक यू मास्टर, उसने ब्लेड वापस लेते हुए कहा। मैं मेहनत जारी रखूंगा। मास्टर निमन ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मुझे कोई शक नहीं। मैथ्यू अपने लिविंग रूम में खड़े थे, दीवार को खाली नजरों से घूरते हुए। उनकी पत्नी मैरी सोफे पर बैठी रो रही थी, लेकिन मैथ्यू खुद को उसके साथ रोने के लिए मजबूर नहीं कर पा रहे थे। वह सुन पड़ चुके थे, जैसे उनका शरीर खुद को उस दर्द से बचाने की कोशिश कर रहा हो जो उन्हें पूरी तरह तोड़ सकता था। अभी अभी उन्हें खबर मिली थी कि उनका बेटा नथानियल शायद मर चुका है। शहर पर हुए हमले के दौरान वह गायब हो गया था और उसे ढूंढने के लिए जितने भी लोग भेजे गए, किसी को भी कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। सबसे ज्यादा मुमकिन नतीजा यही था कि वह मारा जा चुका है। मैथ्यू को अपने आदमियों के सामने खुद को संभालना पड़ा ताकि वह रो न पड़े। जानकारी बहुत कम थी, लेकिन उसके लोगों का मानना था कि थाइड्स ने ही उसे हमले के दौरान मार डाला। मैथ्यू ने कभी अपने बेटे की सेफ्टी को लेकर डर महसूस नहीं किया था। नथानियल एक स्किल्ड फाइटर था और हमेशा कॉशियस रहता था। फिर यह कैसे हो गया? उन मॉन्स्टर्स ने उसे कैसे सरप्राइज कर लिया? मैथ्यू इस बात को मानने से इनकार कर रहा था कि उसका बेटा मर चुका है, लेकिन हालात उसी दिशा में इशारा कर रहे थे। जैसे जैसे यह सच्चाई उसके भीतर उतरने लगी, मैथ्यू के अंदर कई भावनाएं एक साथ उमड़ पड़ी। उसे गुस्सा आ रहा था, इस बात पर कि किसी ने उसका बेटा उसे छीन लिया। वह फ्यूरियस था कि थाइड्स ने उसके अपने खून को मारने की हिम्मत की। साथ ही गिल्ट भी उसे खाए जा रहा था। वह हमेशा अपने बेटे से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखता था और उसके साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाया। मैथ्यू की आंखों से आंसू बहने लगे जब उसे आखिरी बार नथानियल से हुई बहस याद आई। एक छोटी सी बात पर भावनाएं बेकाबू हो चुकी थीं। वह सोचने लगा, काश वह एक बेहतर पिता होता, शायद तब सब कुछ अलग होता। लेकिन मानता था कि खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आएगा। उसका ग्रीफ सब कुछ निगल रहा था। बेटे के बिना दुनिया का सामना करने का ख्याल भी उसे तोड़ रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसका एक हिस्सा हमेशा के लिए छिन गया हो। नेथनियल उसका इकलौता बेटा था और हमेशा उसकी दुनिया का केंद्र रहा था। मैथ्यू ने अपनी जिंदगी इस बात में लगा दी थी कि नेथनियल को अगला लीडर बनाया जाए। लेकिन अब वह सारी मेहनत बेकार लग रही थी। अब उसकी दुनिया ढह चुकी थी। सिर्फ दर्द और शोक बचा। घंटे दिन में बदल गए। मैथ्यू न ठीक से खा पा रहा था, न सो पा रहा था। ज्यादातर समय वह खिड़की से बाहर देखते हुए खोया रहता। वह अपने बेटे को बुरी तरह मिस कर रहा था और चाहता था कि समय पीछे लौट जाए। काश वह उस दिन उसे जबरदस्ती शेल्टर भेज देता।
आखिरकार कई दिनों बाद जब उसने ये सच स्वीकार कर लिया कि नथानियल अब नहीं रहा, मैथ्यू को एहसास हुआ कि वह इस लॉस से कभी पूरी तरह उबर नहीं पाएगा। बेटा उसकी शान और गर्व था। उसकी कमी दिल में ऐसा खालीपन छोड़ गई थी जो कभी नहीं भरने वाला था। फिर भी उसने खुद से कहा कि उसे आगे बढ़ना होगा। उसने बस यही दुआ की कि उसका बेटा आफ्टर लाइफ में शांति से हो। मैथ्यू अपने स्टडी रूम में अकेला बैठा था। रो रो कर उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं। वह काम पर ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार उसका दिमाग नथानियल की ओर चला जाता और दर्द फिर से ताजा हो जाता। इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ था कि दरवाजे पर नॉक हुई। उसने जल्दी से अपनी आंखें पोंछीं और खुद को संभालने की कोशिश की। उसके आदमियों में से एक कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे, जैसे वह कोई और बुरी खबर लाने आया हो। सर, आदमी ने हिचकिचाते हुए कहा, माफ कीजिए डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन हमें कुछ मिला है जो आपको जानना चाहिए। मैथ्यू ने उसकी ओर देखा। उसे समझ रहा कि उसके बेटे की मौत से ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्या हो सकता है। क्या है? उसने पूछा। आदमी ने एक टूटा हुआ फोन आगे बढ़ाया। मैथ्यू का दिल बैठ गया। वह नथानियल का फोन था। यह हमें वहां मिला जहां नथानियल का बॉडी मिला था, आदमी ने कहा। फोन बुरी तरह टूटा हुआ है, लेकिन हालत देखकर लगता है कि इसे जानबूझकर तोड़ा गया। शायद यह किसी इंसान का किया हुआ है। मैथ्यू का दिमाग तेजी से चलने लगा। उसे पता था कि उसका बेटा टैलेंटेड था, लेकिन उसके कई राइवल्स और एनिमीज भी थे। फिर भी वह सोच नहीं पा रहा था कि कोई उसे थाइड्स के हमले के बीच इस तरह मार देगा। तभी आदमी ने आगे कहा, और मैथ्यू के सबसे बुरे डर सच होते चले गए। हमने थोड़ी जांच की, आदमी बोला, और पता चला है कि नथानियल के स्कूल में कुछ लोगों से इश्यूज थे। अपेरेंटली उसे रेड पैलेस से भी निकाल दिया गया था। व्हाट? मैथ्यू के अंदर गुस्सा फट पड़ा। अगर यह सच था तो उसके बेटे की मौत ह्यूमन मेड होने की पूरी संभावना थी। लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात, नथानियल ने उसे यह क्यों नहीं बताया? रेड पैलेस ने उसे इस तरह ह्यूमिलिएट कैसे किया? वह मैथ्यू मैकॉनेल, माम्बस का लीडर था। क्या पता चला कि उसे बाहर क्यों निकाला गया? अभी नहीं, आदमी बोला। रेड पैलेस इस मामले को दबा रहा है, लेकिन हमें लगता है कि दूसरे स्टूडेंट्स को कुछ पता होगा। हम सही मौके की तलाश में हैं। गुड। नथानियल का टूटा फोन हाथ में पकड़े हुए मैथ्यू के भीतर गुस्सा और डिटर्मिनेशन और मजबूत हो गई। आदमी आगे बताता रहा और धीरे धीरे साफ होता गया कि यह सब किसी की सोची समझी साजिश लग रही थी, उसके बेटा ने की। मैथ्यू ने कसम खाई कि वह जिम्मेदार इंसान को ढूंढ कर रहेगा और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन यह भी जानता था कि बदलाव को वापस नहीं ला सकता। यह डर हमेशा उसके साथ रहेगा। अब वह बस अपने बेटे की याद को सम्मान देता था और उसकी लेगेसी को जिंदार खसता था। मैथ्यू ने इमारत छोड़ी। उसे फ्रेश एयर की जरूरत थी और कुछ करना भी था। वह गैराज पहुंचा, लिमुजीन में बैठा और ड्राइवर को टाउन हॉल ले चलने को कहा, जहां मेयर एक अनाउंसमेंट करने वाला था और उसे बैंक्वेट में शामिल होना था। कार चल पड़ी। मैथ्यू ने फोन उठाया और एक कॉल मिलाई। कुछ रिंग्स के बाद दूसरी तरफ से आवाज आई। हियर इज सिमोन स्पीकिंग। गुड मॉर्निंग बॉस। सिमोन, मैथ्यू ने कहा, तुम्हारे लिए काम है। सिमोन माम्बस के अंदर एक एलीट टीम, ब्लैक टोड्स, का लीडर था। किडनैपिंग, किलिंग, इन्वेस्टिगेटिंग, सबसे अहम काम वही संभालते थे। मैं कैसे मदद कर सकता हूं? सिमोन ने सम्मान और हल्के डर भरी आवाज में पूछा। मुझे बुरी खबर देनी पड़ रही है, मैथ्यू बोला। मेरा बेटा पिछले हफ्ते मारा गया और मेरे लोगों का मानना है कि यह इंसानों का किया हुआ है। ओह सर, मुझे बहुत अफसोस है, बोला। क्या आप चाहते हैं कि मैं इन्वेस्टिगेट करूं? हाँ, मैथ्यू ने कहा। तुम और तुम्हारी ब्लैक टोड्स टीम इस तरह के मामलों में सबसे बेस्ट हो। मैं चाहता हूं कि तुम पैरेलल में पता लगाओ कि मेरे बेटे के साथ क्या हुआ। सिमोन के चेहरे पर शॉक और सॉरो साफ दिखा। उसे पता था कि नथानियल मैथ्यू के लिए कितना अहम था। जरूर सर, सिमोन ने कहा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि सच सामने आए। मुझे तुम पर भरोसा है, मैथ्यू ने भारी आवाज में कहा। जो भी प्रोग्रेस हो मुझे बताना। सिमोन को उसकी आवाज में छुपा दर्द महसूस हो रहा था। चिंता मत कीजिए सर, सिमोन बोला। हम बाकी टीम्स के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। जब तक को जवाब नहीं मिलते हम चैन से नहीं बैठेंगे। कॉल खत्म हो गई। दोनों के दिल भारी थे। सिमोन जानता था कि यह काम बेहद सावधानी से करना होगा। वहीं मैथ्यू ने ड्राइवर को तेज चलाने को कहा। कुछ ही देर में वह टाउन हॉल पहुंच गया। टाउन हॉल में मेयर साफ तौर पर नर्वस दिख रहा था।
वह बार बार अपने माथे से पसीना पोंछ रहा था। काफी सोच विचार और लंबी डिस्कशंस के बाद जनरल बेकर और उसके ग्रुप ने देश में एक मर्सनरी सिस्टम शुरू करने का फैसला किया था। उसने इट्रियम के साथ भी डील कर ली थी। मर्सनरीज को मिलने वाले मटेरियल्स उन्हें प्रायोरिटी पर बेचे जाते और बदले में इट्रियम अपने मास्टर आर्टिजन्स को फ्रैंक भेजता ताकि वे वहां लोगों को यह कला सिखा सकें। मेयर को इस फैसले के पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस की चिंता थी। शहर की सेफ्टी और इकोनॉमी दोनों पर इसका असर पड़ सकता था। वह सोच रहा था कि क्या इस प्रॉब्लम का कोई और ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी हो सकता था। इतना बड़ा बदलाव करने से पहले वह उम्मीद कर रहा था कि जनरल बेकर ने रिस्क्स और बेनिफिट्स दोनों को अच्छे से तौल लिया होगा। सिटी अटैक की इस पूरी ऑर्डियल के बाद यह साफ हो चुका था कि थाइड्स को संभालने के लिए और ज्यादा लोगों की जरूरत है। इससे सोल्जर्स को हिनियन के बैटलफील्ड पर भेजा जा सकता था, जहां नेशन को कॉन्कर करने की तैयारी चल रही थी। ऊपर से यह सिस्टम लोगों को एक फेक सेंस ऑफ फ्रीडम भी देने वाला था। सच यह था कि वे वही करेंगे जो बेकर चाहता था, थाइड्स को हैंडल करना, ताकि उसके पास और ज्यादा सोल्जर्स अवेलेबल रहें। फ्रेंचियंस को ज्यादा ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि वे डिस्चार्ज होने से कम 10 इयर्स मिलिट्री सर्विस कर चुके होते थे। मेयर को इस पूरे प्लान के बारे में ब्रीफ किया जा चुका था और अब वह टाउन हॉल में रिपोर्टर से बात करने वाला था। भीड़ से बात करना उसे कभी पसंद नहीं था और ऊपर से पूरे नेशन के इन्फ्लुएंशियल लोग वहां मौजूद थे। इसी वजह से वह पसीने से तर था। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले वह एक कमरे में इंतजार कर रहा था, जहां सिर्फ खाने से भरी एक टेबल रखी थी। सिटी ने गेस्ट्स के लिए बफे अरेंज किया था। मेयर ने एक गहरी सांस ली और कॉफी का कप उठाया, यह सोचकर कि कैफीन उसे अलर्ट रहने में मदद करेगा। अटेंडीज में सिटी काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। मैथ्यू मक्कॉनल जैसे लोग भी मौजूद थे, जो न्यू अलेक्जेंड्रिया के सबसे अमीर लोगों में से एक था और जिनके शहर भर में बिजनेसेस फैले हुए थे, और अपर क्लास के कई और लोग भी। प्रेस भी इस इवेंट में आने वाली थी और यही बात मेयर कैलवर्ट को सबसे ज्यादा वरी कर रही थी। वह जानता था कि प्रेस रूथलेस हो सकती है और वह ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता था जिसे बाद में ट्विस्ट करके पेश किया जाए। टेक्निकली सिटी को बेकर गवर्न करता था, लेकिन मेयर का चेहरा सामने होने की वजह से अगर अनाउंसमेंट अनपॉपुलर होती तो ब्लेम उसी पर आता। फिर भी उसने खुद को याद दिलाया कि यह अनाउंसमेंट देश के फ्यूचर के लिए कितनी जरूरी है। उसने एक डीप ब्रेथ ली और क्राउड की ओर मुड़ गया। जैसे ही लोग आने लगे, मेयर सबका स्वागत करने लगा। वेलकम, वेलकम। वह बिल्कुल एक हाउस होस्ट की तरह बिहेव कर रहा था, फ्रेंडली और अप्रोचेबल दिखने की कोशिश करते हुए। लेकिन अंदर ही अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रेशर का बोझ उसे महसूस हो रहा था। उसे पता था कि यह अनाउंसमेंट कैसी जाती है, उसी पर नेशन का फ्यूचर काफी हद तक डिपेंड करेगा। उसने रूम में नजर दौड़ाई, ज्यादा से ज्यादा लोगों से आई कांटेक्ट बनाया और सबको आने के लिए थैंक यू कहा। जब प्रेस समेत सभी लोग पहुंच गए तो मेयर के स्टाफ ने इवेंट की एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन दी। उसके बाद मेयर पोडियम पर आया, माइक्रोफोन के सामने खड़ा हुआ और बोलना शुरू किया। जैसा कि आप सब जानते हैं, न्यू अलेक्जेंड्रिया हाल ही में एक बीस्ट टाइड का शिकार हुआ था। हॉल में मर्मरिंग शुरू हो गई। आखिरकार उस अटैक को किसी ने भुलाया नहीं था। उस दिन कई सैक्रिफाइसेस हुए। हमने बहुत से लोगों को खोया, चाहे वे प्राउड सोल्जर्स हों जो सिटीजन्स की रक्षा कर रहे थे, या वे लोग जो हमारी पावरफुल इकोनॉमी का हिस्सा थे, जिस पर मुझे गर्व है, मेयर ने जोर देकर कहा। लेकिन उस दिन जो लाइव्स हमने खोई, उन्होंने हमें एक लेसन सिखाया। हम कभी भी शैडोज में छिपे बीस्ट से पूरी तरह सेफ नहीं रह सकते। हम टाइड से कभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं होंगे। इस पॉइंट पर ऑडियंस की आंखों में आंसू थे। मेयर का स्पीच लगभग 5 मिनट्स तक चला, 5 लंबे मिनट्स, और पूरे समय लोग पूरी अटेंशन के साथ उसे सुनते रहे। इट्स गोइंग वेल, मेयर ने मन ही मन सोचा। अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा आने वाला था। इसी वजह से हमने मर्सनरी टीम्स और गिल्ड्स को अलाउ करने का फैसला किया है। मिलिट्री सर्विस के बाद कोई भी इस करियर पैथ को चुन सकता है। अगर हम सब मिलकर एफर्ट करें तो हम फ्रांस से थाइड्स की प्रेजेंस को साफ कर सकते हैं। हम एक न्यू इरा में कदम रखेंगे और दुनिया को कॉन्कर करेंगे। टाउन हॉल अप्लॉज और चीयर्स से गूंज उठा। कुछ लोग पहले से ये जानते थे, जैसे नेथानियल या एम्बर के फादर्स, लेकिन बहुतों के लिए ये नई बात थी। प्रेस का रिएक्शन सबसे स्ट्रांग था। कैमरास चल रहे थे,
नोटबुक्स भर रहे थे, फोटोज ली जा रही थीं। साफ था कि गवर्नमेंट ने पहले ही कई इन्फ्लुएंशियल लोगों को ब्रीफ कर दिया था। एक आदमी बोला, क्या यह मिलिट्री सर्विस के बाद भी हमें लड़ते रहने पर मजबूर करने की कोशिश नहीं है? मेयर ने जवाब दिया, मर्सनरी टीम ज्वाइन करना मैंडेटरी नहीं है, अनलाइक मिलिट्री सर्विस, और इसमें कई प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज हैं। बैंड ऑफ जायंट्स को ही देख लीजिए, वे फिल्थी रिच हैं और उनके मेंबर्स बेहद पावरफुल हैं। हॉल में फिर से बातें होने लगीं। कुछ लोग इंट्रिग्ड थे, कुछ इंडिफरेंट। एक वुमन ने पूछा, मिस्टर मकॉनल इस बारे में क्या सोचते हैं? मैथ्यू आगे आया और बोला, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे आसपास घूमने वाले मॉन्स्टर्स लगातार थ्रेट बने हुए हैं। ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए खतरा नहीं है, बल्कि सिटी की प्रोग्रेस और डेवलपमेंट को भी रोकते हैं। वेल ट्रेन्ड और ऑर्गेनाइज्ड मर्सनरी टीम्स और गिल्ड्स के साथ हम इन मॉन्स्टर्स की संख्या को इफेक्टिवली कम कर सकते हैं और लोगों की सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं। प्रेस उसकी हर बात रिकॉर्ड कर रही थी। इसके अलावा इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी पैदा होंगी। कॉम्बैट और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में स्किल्ड लोगों की जरूरत होगी। इससे इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। उसने पास की टेबल से एक ऑलिव उठाया और खा लिया। और ये टीम्स वाइल्ड में मिलने वाले वैल्यूएबल रिसोर्सेज भी ला सकती हैं। अनचार्टेड टेरिटरीज एक्सप्लोर करके गुड्स ला सकती हैं जो सिटी के डेवलपमेंट में मदद करेंगी। ओवरऑल मर्सनरी टीम्स और गिल्ड सिटी को ज्यादा सेफ, प्रॉस्परस और स्ट्रांग बना सकती हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करें। नाइस असिस्ट्स। मेयर ने सोचा और एग्रीमेंट में सिर हिलाया। यह सिस्टम नेक्स्ट वीक से लागू हो जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं या किसी ऐसे को जानते हैं जो थाइड एक्सटर्मिनेशन एफर्ट में शामिल होना चाहता है, तो इस न्यूज को फैलाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस लगभग हाफ एन आवर चली। मेयर बाकी समय सिचुएशन को शुगर कोट करने में लगा रहा। उसे पता था कि अगले दिन काउंटलेस आर्टिकल्स छपने वाले हैं। वह उम्मीद कर रहा था कि मीडिया कवरेज से लोग टीम्स बनाएंगे और गवर्नमेंट के डिसीजन को सपोर्ट करेंगे। हालांकि असल में वह अपनी पोजीशन और वेल्थ बचाना चाहता था। बैंक्वेट खत्म होने के बाद मेयर और उसकी सेक्रेटरी बाहर निकले। मेयर कैल्वर्ट ने कहा, ऑनेस्टली ये मेरी एक्सपेक्टेशन से बेहतर गया। सेक्रेटरी ने जोर से सिर हिलाया। मैसेज लोगों तक पहुंच चुका था और बहुत मुमकिन था कि कई लोग गिल्ड्स और मर्सनरी टीम्स ज्वाइन करें या कम से कम इस न्यूज को आगे फैलाएं। एरिक येलो पैलेस के ट्रेनिंग रूम से बाहर निकला। ट्रेनिंग काफी हार्श थी और उसके शरीर में अच्छी खासी फटीग जमा हो चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद वह खुद को बेहद एक्सिलरेटेड और खुश महसूस कर रहा था। उसे साफ पता था कि उसे अपनी एनर्जी रिप्लेनिश करने के लिए कुछ चाहिए। ग्राउंड फ्लोर पर उसकी नजर एक वेंडिंग मशीन पर पड़ी। वह उसकी तरफ बढ़ा और चलते चलते अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ कॉइन्स निकाल लिए। जैसे ही वह सिलेक्शन करने वाला था, उसके पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। हे एरिक! एम्बर ने आवाज दी। एरिक पलटा और उसके चेहरे पर अपने आप मुस्कान फैल गई। हे एम्बर, तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो गई? उसने खुश होते हुए पूछा। हाँ, एम्बर ने जवाब दिया। टफ थी, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मैंने अच्छा प्रोग्रेस किया है। तुम्हारा क्या हाल है? इंटेंस थी, एरिक ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन मुझे भी लग रहा है कि मैं इंप्रूव कर रहा हूं। एम्बर ने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई मॉन्स्टर हो। पिछले कुछ महीनों में तुम काफी ज्यादा इंप्रूव कर गए हो। थोड़ा रेस्ट नहीं करना चाहिए? एरिक मुस्कुराया। कंसर्न के लिए थैंक्स, लेकिन मैं मोमेंटम खोना नहीं चाहता। मैंने अपने लिए एक गोल सेट किया है और मैं उसे जितनी जल्दी हो सके अचीव करना चाहता हूं। ऊपर से अभी बहुत कुछ करना बाकी है। उसने अपने हाथ में पकड़े कॉइन को देखा, फिर वेंडिंग मशीन की तरफ नजर डाली। मैं ड्रिंक लेने वाला हूं, तुम्हें कुछ चाहिए? एम्बर ने थोड़ा सोचा और फिर सिर हिला दिया। नहीं, मैं ठीक हूं, लेकिन थैंक्स। एरिक ने पानी की बोतल सिलेक्ट की और कॉइन्स डाल दिए। बोतल गिरने का इंतजार करते हुए उसने एम्बर की तरफ देखा। उसे खुद नहीं पता क्यों, लेकिन लेटली वह बदली बदली सी लग रही थी, सिर्फ बिहेवियर में नहीं, बल्कि ड्रेसिंग में भी। एक ऐसी इंस्टीट्यूशन में जहां ट्रेनिंग के अलावा कुछ मैटर नहीं करता था, एम्बर फिर भी मेकअप करने और अपने हेयर को बेहतर दिखाने का टाइम निकाल लेती थी। एरिक को यह थोड़ा वियर्ड लगता था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इन चीजों में इंटरेस्ट है। असल में एम्बर ये सब उसका अटेंशन पाने के लिए कर रही थी, लेकिन एरिक ने इसे नोटिस ही नहीं किया। शायद उनकी फ्रेंडशिप की वजह से, या फिर एमिली की तरफ उसके स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन के कारण। वैसे
क्या तुमने नथानियल के बारे में सुना? एम्बर ने टेंस आवाज में पूछा। नहीं, क्यों? एरिक ने अनजान बनने की कोशिश की, लेकिन उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई और उसके पेट में एक ठंडी सी फीलिंग दौड़ गई। अपेरेंटली सिटी अटैक के दौरान वह मिसिंग हो गया था, लेकिन कल उसका बॉडी मिल गया। वह मर चुका है, पर कैसे, ये किसी को नहीं पता। रियली? एरिक के मुंह से निकला। हाँ, एम्बर बोली। कहते हैं उसका बॉडी आधा मॉन्स्टर ने खा लिया था। हेड बॉडी से अलग था और स्प्लिट खुला हुआ था, लेकिन बाकी ठीक था। एरिक ने उसकी तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन नोटिस किया। यह बहुत टेरेबल है, उसने डिसबिलीफ में सिर हिलाते हुए कहा। कोई सस्पेक्ट मिला? एम्बर ने कंधे उचका दिए। जितना मुझे पता है, नहीं। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। उसने एरिक को गंभीर नजर से देखा। एरिक की स्पाइन में एक सिहरन दौड़ गई। समझ गया, एरिक बोला। लेकिन क्या हम टॉपिक बदल सकते हैं? इनर रैंकिंग फाइट के दौरान उसने मुझे मारने की कोशिश की थी। उसके बाद मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। एम्बर समझ सकती थी कि एरिक ऐसा क्यों महसूस कर रहा है। उसे नथानियल कभी ज्यादा पसंद नहीं था। सच कहें तो बहुत कम लोगों को था। इसलिए खासकर उसके साथ जो हुआ था उसके बाद उसका इस टॉपिक से बचना पूरी तरह अंडरस्टैंडेबल था। श्योर, कोई बात नहीं। एरिक ने थोड़ा सोचा। मैं रेड पैलेस जा रहा था, तुम चलोगी? एग्जैक्टली कहाँ? एम्बर ने पूछा। अपने रूम, एरिक ने कहा। लेकिन तुम यहाँ हो तो हम कुछ खाने भी जा सकते हैं। एम्बर का चेहरा खिल उठा। श्योर। दोनों बिल्डिंग से बाहर निकले और बस पकड़ ली। रास्ते भर वे बातें करते रहे, खासकर एरन के बारे में, जो अभी भी मेंटली काफी बैड कंडीशन में था। थोड़ी देर बाद वे रेड पैलेस पहुंच गए। काफी टाइम हो गया है, हमने लास्ट स्पार किया था, एम्बर ने कहा। एक ट्राई करें? हम खाने नहीं जा रहे थे? वह बाद में कर सकते हैं, एम्बर मुस्कुराई। एरिक ने पलक झपकाई। आर यू श्योर? मैं पहले से काफी स्ट्रांग हो गया हूं। व्हाई नॉट? मुझे देखना है ये बिग इंप्रूवमेंट। ऑलराइट, एरिक हंसा। लेकिन हारी तो ब्लेम मत करना। ये, एम्बर ने ताली बजाई। मुझे पता था तुम मान जाओगे। दोनों कैफेटेरिया की जगह जिम की तरफ मुड़ गए और जल्दी ही रिंग तक पहुंच गए। लकीली वह खाली था। ज्यादातर लोग लेसन्स के बाद बहुत टायर्ड थे। दोनों ने वार्म अप शुरू किया। एरिक को महसूस हुआ कि उसकी मसल्स लूसन हो रही हैं और हार्ट रेट बढ़ रहा है। काफी समय हो गया था उन्होंने आखिरी बार स्पार किया था। वह भी क्यूरियस था। देखना चाहता था कि वह एम्बर के मुकाबले कितना इंप्रूव हुआ है, जिसे वह पहले एक इंश्योरमाउंटेबल माउंटेन मानता था। रेडी? एरिक ने पूछा। व्हेन यू वांट, एम्बर ने जवाब दिया। एरिक ने शोल्डर स्क्वायर किए, फिंगर्स फ्लेक्स किए। एम्बर ने फाइटिंग स्टैंस ले ली। उन्होंने काउंटलेस टाइम स्पार किया था, लेकिन आज कुछ अलग था, जैसे एम्बर खुद को प्रूव करना चाहती हो। हमेशा की तरह उसकी मूवमेंट स्मूथ और एलिगेंट थी। एरिक जानता था कि अब वह उससे ज्यादा स्ट्रांग और फास्ट है, लेकिन वह अपनी स्ट्रेंथ ओवर एक्सपोज नहीं करना चाहता था। एम्बर ने उसे बहुत कुछ सिखाया था, हमेशा सपोर्ट किया था, लेकिन अब चीजें बदल रही थी। रेड पैलेस सच में फाइटर्स बनाने के लिए एक बेहतरीन इंस्टीट्यूशन था, और एरिक के मैसिव इंप्रूवमेंट्स इसका सबूत थे। दोनों एक दूसरे के चारों ओर घूमने लगे, आंखें लॉक किए, फर्स्ट मूव का इंतजार करते हुए। एरिक ने फाइट शुरू की, एक फाइंट जैब के साथ। एम्बर साइड में डार्ट हुई और लो किक मारी, जिसने एरिक को सरप्राइज कर दिया। वह बैलेंस खो बैठा, लेकिन तुरंत संभल गया और पंच फेंका। वह जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था, सोचकर कि अब वह आसानी से जीत जाएगा, लेकिन रियलिटी कुछ और थी। एम्बर ने एफर्टलेसली डॉज किया और उसका पैर एरिक के मिड सेक्शन में लगा। एरिक दर्द से कराह उठा, लेकिन रुका नहीं। दोनों तेजी से एक्सचेंज करने लगे, डॉजेस, पैरीज, ओपनिंग्स की तलाश। एरिक ने नोटिस किया कि एम्बर का फुटवर्क इम्पेक्केबल था और स्ट्राइक्स परफेक्टली टाइम्ड थी। वह उससे कहीं ज्यादा स्किल थी जितना उसने कभी माना था। पहले वह उसकी एबिलिटी देख नहीं पाता था, अपनी इनएक्सपीरियंस की वजह से। अब वह देख सकता था और इम्प्रेस्ड था। स्पार के दौरान एम्बर ने महसूस किया कि एरिक होल्ड बैक कर रहा है। उसकी ब्लोज में स्ट्रेंथ थी, लेकिन वह उसे फुल पोटेंशियल पर यूज नहीं कर रहा था, जैसे वह जानबूझकर लेवल बराबर रखने की कोशिश कर रहा हो। यह बात उसे सरप्राइज भी कर रही थी और अपसेट भी। सच यह था कि एरिक अब उससे आगे निकल चुका था, शायद एंडरसन से भी। नेथेनियल को हराकर उसकी जगह लेना अब समझ में आता था। एरिक ने एक किक फाइंड किया। एम्बर पीछे हटी और तभी एरिक आगे लपका। एक ऐसा पंच जो फुल स्ट्रेंथ पर होता तो उसे नॉक आउट कर देता, लेकिन उसने खुद को रोक लिया।
उसी पल एम्बर ने ओपनिंग देखी और मोमेंटम का इस्तेमाल करके एरिक के जॉ पर तेज स्ट्राइक मारी। एरिक पीछे लड़खड़ा गया, जॉ पकड़ते हुए मुस्कुरा दिया। तुम मुझे याद से भी बेहतर हो, उसने सांस लेते हुए कहा। एम्बर ने हल्की सी मुस्कान के साथ कंधे उचका दिए। मैंने भी प्रैक्टिस की है। दोनों फिर से सर्कल करने लगे। पसीना चमक रहा था, मसल्स टेंस थे। एरिक जानता था कि फाइट अभी खत्म नहीं हुई है। एम्बर कभी गिव अप नहीं करती। उसे यह भी पता था कि जीतने के लिए उसे सीरियस होना पड़ेगा। वह आगे बढ़ा, फिस्ट्स उड़ने लगे, लेकिन एम्बर तैयार थी। उसने पंचेस डॉज किए, काउंटर स्ट्राइक्स मारे। रिंग में दोनों अपर हैंड पाने की कोशिश कर रहे थे। एरिक ने एक साइकोलॉजिकल ट्रिक इस्तेमाल किया, एम्बर को उस पोजीशन में लाने के लिए जहां वह चाहता था। उसने लो किक मारी और एम्बर का बैलेंस बिगड़ गया। एरिक ने मौका देखा और आगे बढ़कर उसके स्टमक पर जोरदार ब्लो मारा। एम्बर की सांस रुक गई, वह जमीन पर गिर पड़ी। उसी पल एरिक को रिग्रेट हुआ। वह इतना हार्ड हिट नहीं करना चाहता था, लेकिन कंट्रोल चूक गया। वह तुरंत उसके पास पहुंचा, घुटनों के बल बैठ गया। आर यू ओके? उसकी आवाज कंसर्न से भरी थी। एम्बर खांसते हुए सांस पकड़ने की कोशिश कर रही थी। हाँ, मैं ठीक हूं। एरिक ने उसे उठने में मदद की। आई एम सॉरी, मुझे हर्ट करने का इरादा नहीं था। कोई बात नहीं, एम्बर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मुझे पता था मैं किस में जा रही हूं। दोनों कुछ पल वहीं खड़े रहे, सांसें संभालते हुए। फिर एम्बर बोली, तुम जानते हो, तुम सच में बहुत इंप्रूव कर गए हो। यह पहली बार है जब तुम मुझे हराए हो। एरिक मुस्कुराया। उसके चेस्ट में प्राइड की फीलिंग उभर आई। थैंक्स, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। दोनों जानते थे, यह फाइट जीत या हार के बारे में नहीं थी। एरिक एम्बर के साथ जिम से बाहर निकला। वह काफी थका हुआ महसूस कर रहा था। आखिर वह सुबह से ट्रेनिंग कर रहा था और अभी-अभी एम्बर के साथ स्पैरिंग खत्म हुई थी। एम्बर हमेशा से एक शानदार ट्रेनिंग पार्टनर रही थी और एरिक उसकी मार्शल आर्ट्स के लिए डेडिकेशन की काफी रिस्पेक्ट करता था। दोनों अपने-अपने रूम्स की तरफ बढ़े। बिल्डिंग के एक हिस्से में आकर उन्हें अलग होना था, तभी एम्बर ने जाने से पहले बात छेड़ी। हे एरिक, एम्बर ने कहा, मैं बस तुम्हें बताना चाहती थी कि नेक्स्ट वीकेंड मेरे पेरेंट्स एक पार्टी रख रहे हैं और मैं तुम्हें इनवाइट करना चाहती हूँ। वहाँ काफी इंपॉर्टेंट लोग आएंगे, तो तुम्हें आना चाहिए। ये हायर अप से मिलने का अच्छा मौका होगा। उसने आगे जोड़ा। मुझे क्यों आना चाहिए? एरिक ने जवाब दिया। ऐसा नहीं है कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन इनवाइट के लिए थैंक्स। एम्बर ने हल्की सांस ली। मुझे पता है, अगर मैं कर पाती तो मैं भी अवॉइड करती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कनेक्शंस बनाना इस काम का हिस्सा है और फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट भी। तो बस आ जाओ, ओके? एरिक थोड़ा चौंक गया। वह इनविटेशन के लिए ग्रेटफुल था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे थोड़ी इरिटेशन भी महसूस हुई। वह पहले भी एम्बर के पेरेंट्स की एक पार्टी में जा चुका था और वह एक्सपीरियंस उसके लिए अच्छा नहीं रहा था। उसे ऐसा लगा था जैसे उसे भूखे टाइगर से भरे एक केज में फेंक दिया गया हो, जो उसे जिंदा खा जाना चाहते हो। वह उस एक्सपीरियंस को दोबारा जीना नहीं चाहता था। उसे हमेशा लगता था कि वह उस सोसाइटी में पूरी तरह फिट नहीं होता, जिसमें एम्बर रहती थी। एक ज्यादा एफ्लुएंट और सोफिस्टिकेटेड दुनिया, जो उसकी अपनी दुनिया से काफी अलग थी। एम्बर ने उसकी हेजिटेशन भांप ली और तुरंत बोली, डोंट वरी, अगर तुम्हारा मन न हो तो तुम्हें जबरदस्ती नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम आओ। एरिक ने एक पल सोचा, फिर सिर हिला दिया। ऑलराइट, मैं आ जाऊंगा, उसने कहा, थोड़ा ब्रेव बनने की कोशिश करते हुए। लेकिन यह सिर्फ तुम्हारी वजह से है। यह सुनकर एम्बर हल्की सी ब्लश हो गई। ग्रेट, वह मुस्कुराई। आई प्रॉमिस, तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा। फिर वह जल्दी से गुड बाय कहकर अपने रूम की तरफ चली गई। एरिक अपने अपार्टमेंट लौटा। सबसे पहले उसने शावर लिया ताकि थकान धुल जाए। उसके बाद वह सीधे अपने रूम में गया। उसे आचिम के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढनी थी। यह सर्च वह कई दिनों से टाल रहा था। साथ ही उसे नथेनियल की पावर भी अब्सॉर्ब करनी थी, जिसके लिए पिछले कुछ दिनों में उसे टाइम ही नहीं मिला था। एरिक अपने बेड पर बैठ गया, पूरी तरह फोकस्ड। उसे पता था कि अगर उसे अपने एनिमी को हराना है, तो उसे उसके बारे में जितना हो सके उतना जानना होगा। स्मार्टफोन से यह करना रिस्की था, क्योंकि वह इजीली ट्रेस हो सकता था। इसलिए उसने सिस्टम से क्लोजेस्ट फोन से कनेक्ट होने को कहा। आंसर, क्लोजेस्ट फोन सेकंड फ्लोर पर है, तुमसे 4 मीटर ऊपर। डू यू वांट टू कनेक्ट? यस, एरिक ने मन ही मन सोचा। कनेक्शन टू डिवाइस, एरविन क्रॉफर्ड स्मार्टफोन कंप्लीट।
डिवाइस का कंट्रोल मिलते ही उसने एनोनिमस सर्च शुरू की। उसने आचिम का फोन नंबर सर्च बार में डाला और एंटर दबाया। शुरुआत में उसे ज्यादा कुछ नहीं मिला, लेकिन कुछ और सर्चेस के बाद वह हैरान रह गया। इंटरनेट पर पर्सनल डेटा की शेयर अमाउंट देखकर उसे झटका लगा। एक पल के लिए उसे क्यूरियोसिटी हुई कि इंटरनेट उसके बारे में क्या कहता होगा, लेकिन उसने खुद को रोका और सर्च पर फोकस बनाए रखा। वह पेजेस स्क्रॉल करता गया, हर प्रॉमिसिंग लिंक खोलता हुआ। उसे पता चला कि अचेम एक वेल्थी बिजनेसमैन का बेटा था और उसने जिंदगी में हर एडवांटेज के साथ परवरिश पाई थी। उसने बेस्ट स्कूल्स में पढ़ाई की थी और वह काफी स्किल्ड फाइटर भी था। इतना नहीं कि रेड पैलेस ज्वाइन कर सके, लेकिन स्ट्रांग जरूर था। वह इस समय मिलिट्री स्कूल में था और अपने लास्ट ईयर में था, एक 18-year-old लड़का। फोटो से पता चलता था कि अचिम काफी हैंडसम और कॉन्फिडेंट यंग मैन था, लंबा, लीन और एथलेटिक बिल्ड के साथ। उसकी स्किन फेयर थी, आर्म्स और नेक पर हल्का सा सन किस टैन। उसके थिक वेवी ब्राउन हेयर जो नीटली पोनीटेल में बंधे रहते थे और शोल्डर से थोड़ा नीचे तक आते थे, उसकी सबसे स्ट्राइकिंग फीचर थे। उसकी आईज ब्राइट पियर्सिंग ब्लू थी, ऐसी जो इंटेलिजेंस और क्यूरियोसिटी से चमकती हो। नोज सीधी और थोड़ी नैरो थी, जिससे उसका चेहरा शार्प और रिफाइंड लगता था। ज्यादातर फोटोज में वह एलिगेंट कपड़ों में दिखता था और बैकग्राउंड अक्सर फैंसी प्लेसेस और वेल्थी इन्फ्लुएंशियल लोगों से भरा होता था। एरिक को यह भी पता चला कि एचिम एक अकॉम्प्लिश्ड एथलीट था। उसने अलग अलग स्पोर्ट्स में कई कॉम्पिटिशन्स जीती थी। शायद इसी वजह से उसकी फिजिक इतनी अच्छी थी। उसका फ्रेंड सर्कल बड़ा था और लोग उसे कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी और इजी चार्म के लिए जानते थे। लेकिन एरिक जानता था कि यह पूरी कहानी नहीं है। उसे साफ दिख रहा था कि यह लड़का किसी न किसी तरह मामबास से जुड़ा हुआ था, शायद अपने पिता की वजह से। यह सारी इंफॉर्मेशन एरिक के लिए वैल्यूएबल थी। उसने मन में नोट कर लिया कि फ्यूचर में इसका इस्तेमाल करेगा। इंटरनेट पर इससे ज्यादा कुछ नहीं मिला। उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। हालांकि उसे एक अहम बात पता चल चुकी थी। आचिम थॉर्नटन हाई स्कूल में पढ़ता था। अब उसे बस आर्काइव जाना था और वहां से उसका हाउस एड्रेस निकालना था। यह भी काफी है, एरिक ने खुद से कहा। मुझे स्कूल विजिट जरूर करनी होगी। कुछ देर आराम करने के बाद उसने अपार्टमेंट का दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। बेनेडिक्ट अंदर आया, एरिक को जल्दी से हाय कहा और सीधे शावर में चला गया। एरिक लेटा रहा, बस उसे जाते हुए देखता रहा। कुछ मिनट बाद बेनेडिक्ट बाहर निकला, फ्रेशली शावर्ड, स्पेयर रेड पैलेस यूनिफॉर्म पहने हुए। वह कॉमन एरिया के काउच पर धराम से बैठ गया। चेहरे पर पूरी थकान साफ दिख रही थी। यू लुक बीट, एरिक ने कहा। बेनेडिक्ट ने गहरी सांस छोड़ी। हाँ, दिन काफी लंबा था। फिर वह रुका, सोचते हुए। हम कैफेटेरिया जा रहे हैं डिनर के लिए और एरन पर नजर रखने के लिए भी। लगा शायद उसे थोड़ा चीयर अप किया जा सके। चलोगे? उसका क्या हाल है? एरिक ने पूछा। बेनेडिक्ट ने सिर हिलाया। काफी रफ है। एंडरसन और माइकी भी उसे चीयर अप नहीं कर पाए। एरिक उदास हो गया। चाहे उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हो, वे हमेशा एक दूसरे का ध्यान रखते थे। तो आओगे? हाँ, एरिक ने कहा। ऑलराइट, लेट्स गो। कैफेटेरिया में सब मिले और डिनर ऑर्डर किया। सबने मीट डिशेस और कुछ साइड्स लिए। थोड़ी देर में स्टीमिंग फूड टेबल पर आ गया। बेनेडिक्ट भूखा था। पहला बाइट लेते ही उसने सैटिस्फाइड आवाज निकाली और फिर बिना रुके खाने लगा। माइकी, एंडरसन और एम्बर अपनी ट्रेनिंग गेन्स के बारे में बातें कर रहे थे। फ्लॉयड कॉर्न ऑन द कॉब खा रहा था। ग्वेन शांति से स्टेक काट रही थी। एरिक सब कुछ देख रहा था, दोस्तों के साथ बने उस वार्म एटमॉस्फेयर को एंजॉय कर रहा था। एरन अभी भी सावर मूड में था, लेकिन सब उसकी हालत बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक बेनेडिक्ट के गले में कुछ अटक गया। वह खांसने लगा, लेकिन वह निकल नहीं रहा था। उसका चेहरा लाल पड़ने लगा। पहले सबने कंसर्न के साथ देखा, लेकिन जब उसकी हालत बिगड़ती गई, ऐप तो सब समझ गए। फिर अचानक बेनेडिक्ट ने जोर से खांसा और पास्ता व सॉस उछलकर पूरे टेबल पर फैल गए, खुद पर भी। सब पीछे हट गए, कुछ बच गए, कुछ नहीं। आई एम सॉरी, वह हाँफते हुए बोला। और तभी कुछ अजीब हुआ। एरन ने सीन देखा और हंस पड़ा। उसकी हंसी कंटेजियस थी। एक एक करके सब हंसने लगे। यहां तक कि ग्वेन, जो नॉर्मली सबसे ज्यादा स्टर्न रहती थी, वह भी खुद को रोक नहीं पाई। बेनेडिक्ट शर्म से गड़ा जा रहा था, लेकिन हंसी धीरे धीरे थमी। सबने मैस साफ किया। बेनेडिक्ट चुपचाप बैठा रहा। तभी एरन ने उसकी पीठ थपथपाई। डोंट वरी मैन, वह ग्रिन करते हुए बोला। हम सबके साथ ऐसा हो चुका है। बेनेडिक्ट ने ऊपर देखा।
धीरे धीरे उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसने महसूस किया उसने भले ही खुद को बेवकूफ बना लिया हो, लेकिन उसके दोस्तों को फर्क नहीं पड़ा। और सबसे बड़ी बात, उसने एरन को हंसा दिया था। डिनर के बाद जब सब अपने रास्ते रास्ते अलग हुए, तो एरिक ने दोस्तों को गुड बाय कहा। उसका मन संतुष्ट था, पेट भरा हुआ था, लेकिन थकान अब भी साफ महसूस हो रही थी। इतना लंबा दिन रहा था कि खाना भी ज्यादा मदद नहीं कर पाया। आज वह खास तौर पर अपने कमरे में लौटने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि आज रात वह नथानियल की पावर लेने वाला था। यह सोचते ही वह अंदर से बेहद एक्साइटेड हो गया और हल्की सी हंसी उसके चेहरे पर आ गई जब वह बेनेडिक्ट के साथ डॉर्म रूम की ओर लौट रहा था। किस बात पर मुस्कुरा रहा है? बेनेडिक्ट ने पूछा। एरिक को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बोला, सॉरी, बस थोड़ा टायर्ड हूं और सोने का इंतजार नहीं हो रहा। भाई, सिर्फ सोने के लिए इतना खुश? बेनेडिक्ट हंस पड़ा। हाँ, मजाक उड़ाओ, लेकिन तुम भी कुछ कम नहीं हो। एरिक मुस्कुराया। इस पर बेनेडिक्ट जोर से हंसा और बोला, शायद जिंदगी की छोटी छोटी चीजें ही असली खुशी देती हैं। दोनों हंसते हुए बातें करते रहे। जब वे आखिरकार अपने अपार्टमेंट पहुंचे, एरिक ने जेब से चाबियां निकाली और दरवाजा खोला। अंदर शांति थी, बस किसी पड़ोसी के कमरे से हल्की सी म्यूजिक की आवाज आ रही थी। उसने दरवाजा बंद किया, जूते उतारे और पैरों के नीचे नर्म कारपेट महसूस किया। फिर बेनेडिक्ट को गुड बाय कहकर वह सीधे अपने कमरे में चला गया। दरवाजा बंद करने के बाद एरिक बिस्तर पर बैठ गया। उसने गहरी सांस ली, खुद को शांत किया और दिन भर की थकान को महसूस किया। वह सच में एग्जॉस्टेड था। उस पल उसे एहसास हुआ कि वह साइलेंस को कितना मिस करता है, और उसने मन ही मन तय किया कि आगे से वह अपने लिए ज्यादा समय निकालेगा। फिर भी वह अपने दोस्तों के लिए ग्रेटफुल था। उन्होंने उसे ऐसा अपनापन और सपोर्ट दिया था जो उसे सिस्टम मिलने से पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। उसने सोचा कि वह कितना लकी है कि उसकी जिंदगी में ऐसे लोग हैं। सारी मुश्किलों के बावजूद वह अब सच में खुश होने लगा था। सिस्टम, क्या कोई ये पता लगा सकता है कि मैं यहां नेथानियल की पावर अब्सॉर्ब कर रहा हूं? आंसर, सिस्टम को डिटेक्ट करना संभव है। यूजर निश्चिंत रह सकता है। सिस्टम से जुड़ी किसी भी चीज का पता कोई नहीं लगा सकता जब तक यूजर खुद कुछ न बताए। गुड। देन डीएनए एक्सट्रैक्टिंग प्रोसेस शुरू करो। मुझे नेथानियल की पावर अभी चाहिए। हाई लेवल डीएनए फाउंड, 100 डीएनए पॉइंट्स रिक्वायर्ड। डू यू वांट प्रोसीड? यह बढ़िया है। हाँ, आगे बढ़ो। सिस्टम रेडी, 100 डीएनए पॉइंट्स यूज्ड। एक्सट्रैक्शन शुरू हो रही है। होस्ट को बेड पर लेटने की सलाह दी जाती है। जैसे ही प्रक्रिया शुरू हुई, एरिक का शरीर कस गया। पहले उसे ऐसा लगा जैसे एनर्जी की लहरें उसकी नसों में दौड़ रही हों, हजारों सुइयों की तरह चुभती हुई। मानो कोई खौलता हुआ तरल उसकी रगों में डाला जा रहा हो, जो अंदर ही अंदर उसे जला रहा हो। हर गुजरते पल के साथ दर्द बढ़ता गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर अंदर से फट रहा हो, जैसे वह जिंदा जल रहा हो। हर नेर्व आग में लिपटी हुई थी। उसके माथे से पसीना टपकने लगा। शरीर ऐंठ रहा था, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वह होश में रहने की पूरी कोशिश कर रहा था। यह दर्द ऐसा था जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। एक प्रिमिटिव एगनी जो उसकी आत्मा तक में उतरती चली जा रही थी। काफी देर बाद, जो उसे अनंत काल जैसी लगी, दर्द धीरे धीरे कम होने लगा। एरिक हाँफ रहा था, जैसे किसी युद्ध से जिंदा लौट आया हो। शरीर टूटा हुआ, लेकिन अब भी साबुत। वहां लेटे लेटे उसने महसूस किया कि उसने अब तक की सबसे पावरफुल ब्रेन क्रिस्टल पावर की ओर पहला कदम रख दिया है। हालांकि उसे यह भी पता था कि नेथानियल जैसी एफिशिएंसी बिना उतनी मैना कैपेसिटी के मुमकिन नहीं थी। अगर उसे सच में नेथानियल जितना ताकतवर बनना था, तो उसे अपनी एनर्जी बढ़ानी होगी, और वह मिलिट्री स्कूल से पहले संभव नहीं था। योर डीएनए अब नेथानियल की ब्रेन पावर को अकोमोडेट कर सकता है। गुड। प्रोसीजर शुरू करो। उसने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली। उसे पता था कि यह लंबा और दर्दनाक होगा, लेकिन वह तैयार था। नेकनियल्स पहले ही एनालाइज किया जा चुका है। सिस्टम रेडी, 100 डीएनए पॉइंट्स यूज्ड। एक्सट्रैक्शन शुरू। 6 hours and a half रिक्वायर्ड। होस्ट को बेड पर लेटने की सलाह दी जाती है। जैसे ही असली प्रक्रिया शुरू हुई, सब कुछ वैसा ही होने लगा जैसा पिछली बार हुआ था। पहले हल्की सी झंझनाहट, फिर अचानक पावर की एक तेज लहर जो उसके शरीर के हर हिस्से में दौड़ने लगी। वो उसे संभाल नहीं पा रहा था। माना उसके अंदर नदी की तरह बहने लगी, हाथों, सीने, पेट और दिमाग तक। वह एक साथ ओवरवेल्म भी था और एक्सिलरेटेड भी। वह सच में नथानियल की पावर पा रहा था।
अचानक उसके दिमाग में माना का जोरदार सर्ज हुआ। उसे समझ आ गया कि न्यूरल लिंक एस्टैब्लिशिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है। उसने आंखें खोलनी चाहीं, लेकिन पलकों में जैसे सीसा भर गया हो। माना उसकी नसों में घुसती चली गई, न्यूरल लिंक्स को प्रोब करती हुई। उसका शरीर जवाब देना बंद कर चुका था। एरिक ने खुद को उस एहसास के हवाले कर दिया। उसे पता था कि नई पावर अब्सॉर्ब करते यही होता है। उसकी चेतना धीरे धीरे डूबने लगी। आखिरी ख्याल अनस्टॉपेबल बनने की खुशी, और फिर सब अंधेरा हो गया। अगली सुबह एरिक अपने कमरे में जागा। सिर भारी था, लेकिन अंदर एक अजीब सी एक्साइटमेंट थी। वह तुरंत उठ बैठा और गहरी सांस ली। आज वह दिन था, नथानियल की पावर अब उसकी थी। कई महीनों से वह बदल रहा था। उसने कई ब्रेन क्रिस्टल पावर्स अब्सॉर्ब की थी, लेकिन नथानियल जैसी कोई भी नहीं थी। अब हालात बदल चुके थे। वह अब एम्बर और एंडरसन के लेवल पर पहुंच चुका था, स्टैट्स में भी और पावर में भी। बस मैना कैपेसिटी ही कमी थी, और वह भी वह जल्दी सुलझाने वाला था। बिस्तर से उठते ही उसे महसूस हुआ कि माना उसकी नसों में बह रही है। वह खुद को पहले से ज्यादा अलाइव महसूस कर रहा था। System, show me my status. Name, Eric Romano. Age, 16. Power level 108. System level 23. Experience 1680.8, 25, 12,100 DNA points. 2,400. Health 840. Mana 770 attributes. Strength 51. Intelligence 26. Dexterity 29. Energy 37. Available attribute points 15. Powers. Biological supercomputers powers, hosts powers, force manipulation, a Sigma 1B ranked. Skills. Eric ने अपनी नई पावर फोर्स मैनिपुलेशन को देखा। ये अभी भी ई रैंक पर थी, क्योंकि ब्रेन क्रिस्टल पूरी तरह मैच्योर नहीं हुआ था। उसे शक था कि बिना ज्यादा मैना के वह इसे पूरी एफिशिएंसी से इस्तेमाल कर पाएगा। फिर भी उसके पास शार्पनिंग पावर थी, जो माना के मामले में काफी एफिशिएंट थी। अभी उसके पास सिर्फ नेटिव न्यूरल लिंक था, यानी वह सिग्मा 1 पर ही था। सिस्टम एक नया तरीका डेवलप कर रहा था न्यूरल लिंक्स बढ़ाने का, और बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज को देखते हुए एरिक को भरोसा था कि यह कामयाब होगा। उसे बस 24 तारीख तक इंतजार करना था। घड़ी पर नजर डाली। सुबह जल्दी थी। ट्रेनिंग शुरू करनी थी। वह बाथरूम गया, शीशे में खुद को देखा। इस एक महीने में वह बहुत आगे आ चुका था। उसने सोचा, उसके माँ बाप उसे देखकर क्या सोचते। एरिक ने उस खुशी के एहसास को थोड़ी देर महसूस किया, फिर कपड़े बदले और दिन की तैयारी की। उसे पता था कि फ्रैंक के अंदर वह अपनी नई पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन जरूरत पड़ने पर वह उसके पास थी। बस उसे कंट्रोल सीखना था। तैयार होकर वह तेजी से कमरे से बाहर निकल गया।